Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Beast Princess. Chapter 16 छोटी बच्ची की गंदी नज़र। आरुषि को पेट बहुत ज़्यादा पसंद है। वो गार्डन में मैडी और सैम के पास जा ही रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया। पांचाल मैंशन के दरवाजे से कोई अंदर आ रहा है। सीधा जाकर उससे भिड़ गई। अचानक आरुषि के मुंह से निकला, उफ, ये दीवार कहाँ से आ गई। जैसे ही वह नीचे गिरने वाली थी, आरुषि को अचानक महसूस हुआ वह नीचे गिरने की जगह किसी के मजबूत बाहों में है। यह महसूस करते ही आरुषि के चेहरे पर बच्चों वाली क्यूट सी स्माइल आ गई। वो खुद बड़े बड़ाई, ये सुपर हीरो कौन आ गया जिसने मुझे गिरने से बचा लिया, अब इसे देखना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए वह अपनी आंखें खोल देती है। जब आरुषि आंखें खोलकर अपने सामने मौजूद हैंडसम से चेहरे को देखती है, वह उसमें खो सी जाती है। कुछ देर सामने मौजूद लड़के को घूरती रहती है, लेकिन अचानक उसे उस लड़के के होंठ हिलते हुए महसूस होते हैं। आरुषि को ऐसा लगता है जैसे वो हल्के पिंक लिप्स उसे इनवाइट कर रहे हो, जैसे बोल रहे हो, आप हमें किस कर लो। ये सोचकर आरुषि के गाल लाल हो जाते हैं। आरुषि अपनी सोच पर ही ब्लश कर रही थी। इधर कार्तिक आरुषि को अपनी बाहों में लिए घूर रहा था। उसे ये छोटी बच्ची एकदम पागल लग रही थी इस वक्त, जो बिना किसी वजह के शर्म आ रही थी। इधर कार्तिक कुशा से मिलने आया था। उसने कुशा को बहुत दिनों पहले इनवाइट किया था, लेकिन कुशा उसके मॉम डैड से मिलने नहीं आई थी। वो गायब ही हो गई थी। उस दिन के बाद कुशा दोबारा हॉस्पिटल भी नहीं आई थी। कार्तिक को न्यूज़ से पता चल गया था कुशा ने यहाँ के सबसे फेमस बिजनेसमैन से शादी कर ली है। इस वजह से उसने कल हॉस्पिटल के काम की वजह से कुशा को फ़ोन किया था। तब पूजा ने उसे आज मिलने के लिए पांचाल मैंशन में बुलाया था। अभी थोड़ी देर पहले कार्तिक यहाँ पहुँच गया था, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने दे रहे थे। तब कार्तिक ने कुशा से बात करवाई थी, तब जाकर कार्तिक को अंदर आने दिया था। कार्तिक अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए अंदर आ रहा था। अचानक कार्तिक किसी सबसे चीज़ से टकरा गया। कार्तिक जल्दी से अलर्ट मोड में आते हुए उस तरफ देखा। एक छोटी सी लड़की उससे टकराकर गिरने ही वाली थी। ये देखकर उसने फुर्ती से उसे अपनी बाहों में भर लिया। जब उसने उस छोटी लड़की के मुंह से सुना वो उसे दीवार बोल रही है, उसे एक बार के लिए गुस्सा आया, लेकिन फिर उसके शरीर को देखकर समझ गया उसके जैसी छोटी बच्ची मेरे जैसे मजबूत शरीर वाले इंसान से टकरागी, उसे दीवार ही लगेगी। आरुषि 5 फुट 2 इंच की लड़की थी। आरुषि बहुत ही ज्यादा पतली थी। इस वजह से आरुषि ने जब सुलक्षणा जी को उठाकर कारपेट पर पटका, तब सब लोग हैरान हो गए थे। आरुषि सिर्फ 10-12 साल की बच्ची लगती थी, लेकिन उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी। कार्तिक भी उसे एक नाजुक थी 10-12 साल की बच्ची समझ रहा था। ये सोचकर कार्तिक ने अपना गुस्सा शांत कर लिया था। वह आरुषि को खड़ा होने को बोलने ही वाला था। अचानक ही आरुषि की अगली बात सुनकर हैरान हो गया। आरुषि उसे सुपर हीरो बोल रही थी। फिर आरुषि को अपने आप को दीवानों की तरह घूर के देख कार्तिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अभी आरुषि को सीधा खड़ा करने के बारे में सोच ही रहा था। आरुषि के लाल गाल देखकर उसे पक्का यकीन हो गया, लड़की पक्का ही दिमाग से डिस्टर्ब। ये सोचकर कार्तिक को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने आरुषि को संभालने की जगह छोड़ दिया, जिस वजह से आरुषि फर्श पर गिर गई। एक चीख पांचाल मैंशन के लिविंग रूम में गूंज गई, जिसे सुनते ही पंचाल मैंशन में अपने कमरे में मौजूद हर इंसान लिविंग की तरफ आने लगा। लिविंग रूम की तरफ आते हुए ईशानी ने अधीर की तरफ देखते हुए कहा, आदि यह तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? सुबह से पता नहीं कितनी चीखें सुन चुके हैं। अब तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे मैंशन में अब चीखें निकालने का कंपटीशन शुरू हो गया है। सब लोगों ने जब लिविंग रूम में आरुषि को नीचे पड़े दर्द में कहराते हुए देखा, एक हैंडसम से लड़के को उसे गुस्से में घुरते हुए देखा, सब लोग कंफ्यूजन गए। इधर अधीर कार्तिक को पहचान गया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कार्तिक इतना गुस्से में क्यों है। इधर कुशा चलकर कार्तिक के पास जाते हुए बोली, भाई क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुशा के मुंह से कार्तिक के लिए भाई सुनकर फैमिली वाले हैरान हो गए। इधर आरुषि के मन में डर भर गया, कहीं यह मॉन्स्टर उसे अपने भाई गंदी नज़र डालने के लिए उसे कोई पनिशमेंट ना दे। इधर ईशा और विक्रम भी अपने मन में बोले, आरू तुमने गलत इंसान पर गंदी नज़र डाली है। अगर इस मॉन्स्टर को गुस्सा आ गया, ये तुम भी यही जान से मार देंगी। फिर वह कुशा और कार्तिक के आगे की बातें सुनने लगे।
कुशा की बात सुनकर कार्तिक कुशा की तरफ देखकर बोला, छोटी, यह छोटी बच्ची किसकी है जो इतनी सी उम्र में ही इतनी ज्यादा बेशर्म है। ये सुनकर आरुषि का मुंह खुला का खुला रह गया। एक उसे छोटी बच्ची कहा जो उसकी एक 22 साल की होने के बाद भी, और दूसरा उसे बेशर्म कहा। आरुषि को समझ में नहीं आ रहा था वो कार्तिक की किस बात का गुस्सा कार्तिक पर निकाले। उसे कार्तिक के मुंह से निकले हर शब्द पर गुस्सा आ रहा था। कुशा, ईशा और विक्रम भी समझ गए आरुषि का गुस्सा फटने वाला है। ये देखकर कुशा ने कार्तिक का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई ये बच्ची नहीं है, यह मेरी दोस्त है, इसने क्या किया। कुशा का सवाल सुनकर आरुषि की जान ही गले में अटक गई थी। आरुषि को पता था अगर कुशा को पता चला वह किस तरह लचालचाई आंखों से उसके भाई को देख रही थी, वह मॉन्स्टर उसे ऐसी पनिशमेंट देंगी, वह कभी कार्तिक की तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। लेकिन उसे अब कार्तिक को अपना बनाना था। आरुषि चुपके से वहां से निकल गई। उसकी कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन आरुषि ने इतना मजबूत होने के लिए बहुत सारे दर्द सहे थे। ये दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं था। इधर कार्तिक ये सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, जो भी हो, पहले मुझसे टकराकर गिरने वाली थी, उसके बाद बेशर्म की तरह लाल मुंह करके घुर रही थी। ये देखकर लिविंग रूम में मौजूद हर इंसान मुंह दबाकर हंसने लगा। इस वक्त कार्तिक एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जो अपने फ्रेंड की शिकायत अपनी मम्मी से कर रहा हो। ये देखकर सब लोगों का दिल प्यार से भर गया। इधर कुशा भी कार्तिक की शिकायतें प्यार से सुन रही थी। इधर बाहर दरवाजे के पीछे छुपी आरुषि ने जब कार्तिक की बात सुनी तब आरुषि धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, खुद को पता नहीं कहाँ का राजा है जो इसे देखने पर भी इंसान बेशर्म हो जाता है। वैसे ये हैंडसम बहुत है, अब से यह मेरा है, इसके पास मैं किसी को भटकने भी नहीं दूंगी। आरुषि कार्तिक की नेचर को जानती थी। कार्तिक को वो लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लड़कों के साथ पूरे दिन चिपकी रहे, बच्चों की तरह उनके पीछे पड़ी रहे। कार्तिक को और आरुषि पर गुस्सा आ गया। एक वो छोटी बच्ची की तरह दिखती थी, ऊपर से कार्तिक को ऐसे घूर रही थी जैसे एक छोटा बच्चा लॉलीपॉप को घूरता है। कार्तिक ऐसी फीलिंग आ रही थी वह कोई लॉलीपॉप और आरुषि एक छोटी बच्ची होकर उसे खाने के लिए अपनी लचालचाई नज़रों से दूर रही हो। यह महसूस करते ही कार्तिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। कुशा उसे शांत करते हुए अपने साथ लिविंग रूम में लिए आए। कुशा ने फैमिली वालों को कार्तिक से मिलवाया, वो भी सब लोगों से प्यार से मिला। कार्तिक सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। कार्तिक भले ही वहाँ पर अधीर की उम्र का ही था, लेकिन कार्तिक बिल्कुल बच्चों के तरह दिल था, उसका दिल भी बच्चों की तरह साफ था। उसे इस तरह देखकर नीति जी को कार्तिक बहुत ज़्यादा पसंद आया। नीति जी धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, काश मेरा बेटा कार्तिक के जैसा होता, मेरा घर कितना खुशनुमा होता। ये बात नीति जी के पास खड़े अधीर ने सुन ली। वो मुंह बनाते हुए बोला, अभी भी देर नहीं हुई, आप कार्तिक को ही अपना बेटा बना लीजिए, मैं कार्तिक के मॉम डैड के पास चला जाऊंगा। ये सुनकर नियति जी खुश होते बोली, ठीक है। नीति जी ने यह बात थोड़ी जोर से बोल थी। सब लोग नीति जी की तरफ देखने लगे। इधर अधीर भी नीति जी को गुस्से से घूरने लगा। तभी अधीर को में कात्यायनी जी की आवाज आए, खबरदार नालायक, अगर तुमने मेरी बहू को गुस्से से घुने की कोशिश की तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सुनकर अधीर वहां से जाते हुए खुद में बड़बड़ाते, यह मेंशन मेरा है, आप लोग अपना अधिकार जमा कर बैठी हो, फिर भी मुझे यहाँ से बाहर निकालने की धमकी दी जा रही है। अधीर क्यूट सा मुंह बनाते हुए सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। इधर कार्तिक के पास बैठी को कुशा की नज़र जब अधीर गई, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वह मन ही मन बोली, हनी कितने क्यूट लगते हो, जब बच्चे की तरह मुंह बनाते हो। आज भी तुमने वह बचपना बाकी है। मेरा बचपना मेरे हालातों ने छीन लिया, लेकिन शायद तुम्हारे हालात तुम्हारा बचपना शायद नहीं छीन पाए। थोड़ी देर सब लोगों के साथ बात करने के बाद कार्तिक कुशा की तरफ देखकर बोला, छोटी तुम भी मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट पर साइन करने हैं, एक मीटिंग अटेंड करनी है। ये सुनकर कुशा नीति जी की तरफ देखती है। नीति जी कार्तिक को देखकर बोली, ठीक है बेटा ले जाओ, लेकिन वापस भी छोड़कर जाना, इसकी तबीयत कुछ दिनों तबीयत खराब हो गई थी, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। ये सुनकर कार्तिक भी घबराते हुए कुशा चेक करने लगा। वो खुद पर डॉक्टर था। कुशा की कंडीशन देखकर बोला, छोटी तुमको हल्का सा फीवर है,
ये सुनकर विक्रम मुंह बनाते हुए बोला, फीवर तो आएगा ही, अब खुद को चोट पहुंचा ली, इसी वजह से इन्फेक्शन हो गया। ये सुनकर कार्तिक कुछ आपका हाथ देखता है, उसमें चोट लगी थी। ये हाथ की चोट को देखकर कार्तिक कुशा को गुस्से से घुने लगता है। कुशा जब कार्तिक को इस तरह गुस्से में देखकर वो क्यूट सा चेहरा बनाकर बोली, भाई आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, और जब हॉस्पिटल चल रहे हैं वहाँ चलकर आप मुझे अच्छे से चेक कर लेना। कुशा को कार्तिक के सामने क्यूट हरकतें करते देख विक्रम, ईशा और दरवाजे के पीछे छुपी आरुषि का मुंह खुला का खुला रह गया। रजावत फैमिली भी हैरान होकर कुशा को देख रही थी। वह कुशा को जितने भी टाइम से जानते थे, उन लोगों ने कुशा का ये क्यूट साइड कभी भी नहीं देखा था। ये सुनकर कार्तिक में अपना गुस्सा कम करता है, फिर कुशा को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जब वो लोग हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंचे, कार्तिक उसे को हॉस्पिटल के दरवाजे पर छोड़कर कार पार्क करने गया था। जब वह वापस आया तो हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड इधर उधर भाग रहे थे। जब कार्तिक ने ये देखा, वह दौड़कर गार्ड के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? गार्ड्स ने घबराते हुए कहा, डॉक्टर का किडनैप हो गया। ये सुनकर कार्तिक अपनी जगह फ्रीज हो गया। फिर अपना फ़ोन निकालकर पहले अधीर को इन्फॉर्म करता है। वही कुशा का किडनैप होने का सुनकर अधीर के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है। अभी इस वक्त सीढ़ियों पर खड़ा था, वह किसी काम से बाहर जा रहा था। तभी सब लोगों ने ऊपर देखा। अधीर की यह हालत देखकर सब लोग कंफ्यूज हो गए। नीति जी ने घबराते हुए अधीर को पूछा, क्या हुआ? तो अधीर ने बताया, कुशा का किडनैप हो गया। ये सुनते ही नीति थी तो बेहोश हो गई। वही सुलक्षणा जी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। कुशा किडनैपिंग किसने करवाया है? और सुलक्षणा जी के चेहरे पर किस बात की मुस्कुराहट आई? क्या उन्होंने की कुशा का किडनैप करवाया है, या फिर मलिक फैमिली ने कुशा का किडनैप करवाया है? चैप्टर 17 रेड लाइट एरिया में 25 लड़कियों। कार्तिक ने जब ये सुना डॉक्टर केटी का किडनैप हो गया है, वो हैरान हो गया, अपनी जगह पर फ्रिज हो गया। फिर मन ही मन बोला, ये क्या हो गया? नीति आंटी ने मुझे छोटी का ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन मेरे छोटी के साथ होते हुए भी छोटी का किडनैप कैसे हो सकता है? कार्तिक का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे उसकी छोटी के साथ कुछ गलत होने वाला है। इधर नीति जी और अधीर को भी एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अधीर ने स्टडी रूम से निकलते हुए अपने दिल की तरफ देखते हुए सोचा, आज मुझे अपने दिल में अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे किसी अपने के साथ बुरा होने वाला है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। इधर नीति जी भी अपने मन में बोली, यह मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है, जैसे मेरे किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा होने वाला हो। कहीं कुशा की तबीयत ज़्यादा तो खराब नहीं हो गई? अभी नीति जी को जैसे ही कुशा का ख्याल आया, वो अधीर की तरफ देखते हुए बोली, अधीर कुशा को फ़ोन लगाओ। क्या कुशा की तबीयत अब ठीक है क्या? ये सुनकर कात्यायनी जी ने कहा, बेटा चिंता क्यों कर रही है? वैसे भी वो दोनों हॉस्पिटल में गए हैं, अगर तबीयत खराब होगी कार्तिक हमें इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन नीति अपने चेहरे पर चिंता की लकीरें के साथ कात्यायनी जी को देखकर बोली, माँ मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही है, जैसे कुशा किसी प्रॉब्लम में हो। ये सुनकर अधीर को भी अपनी बेचैनी याद आ जाती है। इधर सुलक्षणा जी अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। वहीं दूसरी साइड बैठे ईशा, आरुषि, कवि और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। फिर मन ही मन बोले, उस मॉन्स्टर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? ऐसा कभी हो नहीं सकता, वो मॉन्स्टर दूसरों को प्रॉब्लम में डाल सकती है। ये सोचकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई, लेकिन उन लोगों ने जल्दी से अपने स्माइल छुपा ली। फिर विक्रम ने अपने फ़ोन में एक मैसेज किया। उसका रिप्लाई देखकर विक्रम के चेहरे पर ईविल मुस्कान आ गई। वह ईशा और आरुषि की तरफ देखकर बोला, उन लोगों ने मॉन्स्टर को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर उन चारों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इधर नीति को घबराते विक्रम उन्हें दिलासा देते हुए बोला, मम्मा भाभी को कुछ नहीं हुआ है, भाभी अपने भाई के साथ हॉस्पिटल गई है, वहाँ क्या हो सकता है? दरअसल विक्रम अपनी माँ को मोम कहता था। उसे बचपन से नीति जी ने पाला था, इस वजह से बचपन से ही नीति जी को मम्मा और अपनी माँ को मोम कहता है। इधर अधीर अपना फ़ोन निकालकर कुशा आपको फ़ोन करने की बोला था। इतने में उसके फ़ोन पर कार्तिक का फ़ोन आ गया, जिसे देखकर दिल का दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे उसे कुछ बुरी खबर मिलने वाली थी। फिर भी अपनी धड़कनों को काबू करते हुए अधीर ने फ़ोन उठाया।
तभी कार्तिक की एक धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। कार्तिक हल्की रुनासी आवाज में बोला, जीजू वो छोटी का किडनैप हो गया। ये सुनते ही अचानक उस लिविंग रूम में अधीर की चिल्लाने गूंजी, जिसे सुनकर ईशानी मन ही मन बोली, आज कितनी चिल्ला आवाज सुननी है, मेरे कान के पर्दे ना फट जाए। आज सब लोग चिल्लाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। अरे आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता, चिल्लाने क्या जरूरत है, आप लोग आराम से भी हमें बता सकते हैं। फिर इशारी ध्यान एक अधीर की बात सुनने लगती है। इधर अधीर कार्तिक पर चिल्लाते हुए बोला, तुम कहाँ थे, ऐसे कैसे किडनैप हो गया, तुम्हें एक जिम्मेदारी दी, वह भी तुमसे नहीं संभाली गई। खुद को उसका भाई कहते भाई की जिम्मेदारी आसान नहीं होती। इधर कार्तिक को अधीर की बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन कार्तिक समझ सकता था अधीर की बीवी किडनैप हो गई है, वो भी उसकी जिम्मेदारी थी। अधीर को गुस्सा आ रहा है, इस वजह वह गुस्से में उसे सुना रहा है। वो सच में उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता, लेकिन कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे अधीर सच्चाई बोल रहा है। जब कुशा उनके घर पहली बार आई थी, तब भी उसे अपने घर रखकर उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण उसे घर से जाने देने पर मजबूर होना पड़ा। इतने सालों बाद उसकी बहन मिली, तब भी वो कुशा की रक्षा नहीं कर पाया। उसके साथ होने के बाद भी उसकी बहन का किडनैप हो गया। इधर अधीर की बात सुनकर नीति सदमे कारण के मारे ही बेहोश हो गई। इधर कात्यायनी जी के आंखों से भी आंसू बहने लगे। ईशानी की एक चीख निकल गई। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की कुशा के साथ ऐसा भी हो सकता है। वही सुलक्षणा जी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। सुलक्षणा जी ने अपने मन ही मन सोचा, वैसे अच्छा है, मेरे प्लान का पहला रोड़ा अपने आप ही मेरे रास्ते से हट गया, वरना मुझे ही ऐसा कदम उठाना पड़ता। फिर ऊपर भगवान की तरफ देखकर बोली, भगवान जी प्लीज ऐसा करना है, वो नकली डॉक्टर केटी कभी लौट कर ही ना आए। काश किडनैपर उसे मार दे या फिर उस समय वेश्यालय में बेच दे। कभी लौटकर पांचाल मेंशन नहीं आए, उसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है। वो मेरे रजावत फैमिली की जायदाद हासिल करने के बीच का पहला रोड़ा है। इधर ईशानी भी परेशान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कुशा को कौन किडनैप कर सकता है। इधर अधीर की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को कसकर मसल दिया हो। उसे नहीं पता था 5 दिन पहले मिली बीवी के लिए उसे ऐसी फीलिंग क्यों महसूस हो रही थी जो उसे कभी अपनी बनी के लिए फील होती थी। ऐसी बेचैनी तब होती थी जब उसकी बनी अनाथ आश्रम से चली गई थी। तब उसे लगता था जैसे उसकी बनी मलिक फैमिली में खुश नहीं है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन आज ये बेचैनी कुशा के लिए हो रही थी। लेकिन अभी अधीर को बस इतना पता था, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके दिल को जानबूझकर कुचल रहा है। अपने दिल में बहुत दर्द महसूस करते हुए अधीर दरवाजे की तरफ भागने लगा। ये देखकर विक्रम, ईशा और आरुषि एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हुए ऐसे इशारा करते हैं, देखो मॉन्स्टर बीवी के लिए उसके हस्बैंड का प्यार जाग गया। इधर कवि के होंठों पर भी एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने जब अधीर को उसकी माँ की चिंता करते हुए देखा, उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। जिस तरह उसकी माँ उसके हैंडसम अंकल से प्यार करती है, उसी तरह उसके हैंडसम अंकल भी उसकी मम्मा से प्यार करते हैं। विक्रम, ईशा, आरुषि और कवि को अजीब सी स्माइल करते देखकर ईशानी कंफ्यूज हो गई। एक छोटी सी बच्ची जिसकी मम्मा किडनैप हो गई, वह मुस्कुरा रही है। वही दूसरी ओर उसके तीनों दोस्त भी मुस्कुरा रहे हैं। विक्रम भाई को क्या हो गया है जो इतने सीरियस मामले में भी मुस्कुरा रहे हैं। सुबह अधीर की बीवी को थोड़ी सी चोट लगी थी, तब इतना चिंता दिखा रहे थे जैसे उस घाव से उसकी मौत की हो जाएगी। अभी उनका किसी ने किडनैप कर लिया, ये सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। ईशानी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो नीति थी को संभालने लगी। इधर अधीर के वहां से जाते ही राघवेंद्र जी अंदर आते हुए बोले, क्या हो गया जो अधीर इस तरह बिना कुछ बोले ही भागते हुए कहाँ जा रहा है। तभी राघवेंद्र जी की नज़र नीति पर जाती है। नीति जी को बेहोश देखकर राघवेंद्र जी बोले, नीति को क्या हो गया। ये सुनकर ईशानी ने राघवेंद्र जी को पकड़कर आराम से सोफे पर बैठा देती है, जिसे देखकर राघवेंद्र जी डर और चिंता से भर गए। तभी ईशानी ने उन्हें शांति से सारी बात बताई, जिसे सुनकर राघवेंद्र जी भी घबराहट के मारे उठकर बाहर की तरफ जाने ही वाले थे। विक्रम राघवेंद्र जी को पकड़ते हुए बोला, डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं और सक्षम भाई के पीछे जा रहे हैं।
आप मम्मा को संभालिए, नानी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये सुनकर राघवेंद्र जी हाँ सिर हिलाते हैं। फिर नीति जी के चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें डालते हैं, लेकिन फिर भी नीति जी को होश नहीं आता। वो कात्यायनी जी के पास जाते हैं। वह भी रो रो कर बेहोश होने की कगार पर थी, लेकिन राघवेंद्र जी उन्हें संभालते हैं। राजेंद्र जी अपने मन ही मन बोले, अगर कुशा को कुछ हो गया, मैं उसको क्या जवाब दूंगा। मैंने कुशा को देखकर ही उसे पहचान लिया था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी वो इस तरह मेरे घर में मेरे बहू बनकर आएगी। अगर उसे कुछ हो गया, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना, क्योंकि वो किसी की जिंदगी है। उसकी जिंदगी पर बहुत सारी जिंदगियां टिकी हुई है। इधर विक्रम और सक्षम भी जल्दी से पांचाल मैंशन के बाहर निकल जाते हैं। शाम 7 बजे एक बहुत ही शोर शराबे वाली जगह पर बहुत सारी लड़कियां शॉर्ट फ्रॉक, हॉट साड़ी और बिकनी में घूम रही थी। वही बूढ़े आदमी, जवान आदमी और कुछ टीनेजर लड़के, अलग अलग तरह के आदमी वहां पर खड़ी लड़कियों के साथ पैसों की डील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़कियां एक फिक्स रेट मांग रही थी, जिस वजह से उन लोगों के बीच गाली गलौज और मारपीट आय भी हो रही थी। वहीं उन सब लोगों के बीच कुछ गुंडे भी मौजूद थे। ये यहाँ का रेड लाइट एरिया था। यहीं पर हर तरफ हर तरह की लड़कियां घूम रही थी। आदमी उन्हें खरीद पर रात बिताने का इंतजाम कर रहे थे। इसी रेड लाइट एरिया के कुछ दूरी पर एक बड़े से कमरे के अंदर बहुत सारी लड़कियां थी, जो कि अजीब से नशे के कारण बेहोश पड़ी थी। वह हल्के हल्के कराह रही थी। उन लड़कियों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई ड्रग्स दिया गया हो। उन सब लड़कियों ने अच्छे घर की लड़कियों की तरह सलवार सूट, अच्छे महंगे कपड़े पहन रखे थे। उन लड़कियों में कुछ ऑफिस जाने वाली लड़कियां, कुछ हॉस्पिटल में काम करने वाली, किसी और काम से जाने वाली लड़कियां लग रही थी। उन लड़कियों ने अलग अलग पर फैशनेबल कपड़े पहन रखे थे। कुछ नहीं ऐसे ही डिफरेंट कपड़े पहन रखे थे, लेकिन इस वक्त उनकी हालत ऐसे थी जैसे किसी ने उनके साथ जोर जबरदस्ती करके उन्हें यहाँ लाया गया हो। इतने में वहाँ एक वेन आती है, लेकिन अचानक उस वेन का दरवाज़ा खुलता है। एक छोटे से शरीर को उस दिन से धक्का दे दिया जाता है, जिस वजह से वह शरीर जाकर उस कमरे के दरवाजे पर गिरता है। तभी वहां पर एक लाल साड़ी और गहने पहने, बहुत सारा मेकअप किए एक सुंदर सी महिला आती है। वो उनकी तरफ देखकर बोली, भंगवो आज कितनी लड़कियों को उठा कर लाए। ये सुनकर वह आदमी हंसते हुए बोले, तकरीबन 25। ये सुनकर वह महिला खुश होते हुए बोली, तुम लोगों ने आज प्रोग्रेस की है, तुम लोगों को बोनस मिलेगा। उसके बाद उस महिला ने एक आदमी की तरफ देखते हुए कहा, बंटी, जो अभी अभी तुम माल लेकर आए हो, उसे भी उसी रूम में ले जाकर छोड़ दो। थोड़ी देर बाद कुछ लड़कियां आकर इन्हें तैयार कर देंगी। शाम को इन सब लड़कियों की बोली लगेगी। तुम लोगों का बोनस कितना हो सकता है, वो इन लड़कियों की बोली पर डिपेंड करेगा। इन लड़कियों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने का इंतजाम अब तुम लोगों को ही करना है। तब तक के लिए मैं कुछ लड़कियों को यहाँ भेजती हूँ। ये सुनकर वह आदमी हाँ में सिर हिलाते हुए कुछ दूरी पर मौजूद एक कमरे की तरफ चले गए। तभी उस महिला की आवाज़ एक बार फिर आई। वह महिला उन आदमियों की तरफ देखकर बोली, तुम लोगों को इन लड़कियों के लिए ऐसी ड्रेस सुननी है जिन्हें ये हॉटनेस की दुकान लगे, जिसे कस्टमर खुश अपनी बोली डबल कर दे। ये सुनकर वो आदमी उसी से हाँ में सिर हिलाते हुए चले गए, लेकिन उन लोगों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अभी उन लोगों ने जिस शरीर को धक्का देकर उस रूम के दरवाजे पर पहुंचाया था, वह एक अजीब सी ठंडी मुस्कान के साथ उन लोगों को देख रहे हैं। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक है। वह जानलेवा चमक ऐसी थी कि अगर कोई आंखों से मर सकता, अभी इन सब लोगों की यहीं पर मौत हो जाती। चैप्टर 18 रेड लाइट एरिया में कुशा शहर की गंदी बस्तियों से गिरे एक भीड़भाड़ वाले इलाके में बहुत सारी महिलाएं ऐसे कपड़े पहने मुझे जगह पर खड़ी थी जिनमें उनका शरीर छुप कम रहा था, उनका शरीर दिख ज्यादा रहा था। वह ऐसी जगह थी जहां महिलाएं कभी जाना पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी वहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं ही थी। उन्हीं महिलाओं के सहारे वो जगह रोशन थी। उन औरतों के दम पर ही वह जगह वहां पर खड़ी थी। वहां पर हर तरह के आदमी मौजूद थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां पर गुंडे, पुलिस ऑफिसर, बच्चे, बूढ़े, हैंडसम और बदसूरत में कोई फर्क नहीं किया जाता था। यहाँ पर हर तरह के आदमी आते थे। इस जगह पर पैसा ही मायने रखता था। यहाँ आने वाले आदमियों के लिए कुछ मायने रखता था, उनकी हवस पूरी करना था। यहाँ पर आने के बाद कोई भी आदमी यह नहीं देखता था यहाँ की महिलाएं उनके साथ रात बिताना चाहती है
या नहीं यहाँ की महिलाएं भी मैं नहीं दे सकती थी। यह आदमी उन्हें खुश कर पाएंगे या नहीं, यहाँ पर अगर कुछ वो बस पैसा मायने रखता था। यह इस शहर का रेड लाइट एरिया था। इस रेड लाइट एरिया कुछ दूर जाकर दो बड़े बड़े कमरे थे। ये कमरे इस रेड लाइट एरिया का ही हिस्सा थे, लेकिन वहां पर बस इस रेड लाइट एरिया की मालकिन और बॉस और मालकिन जा सकते थे। उनके कुछ खास आदमी और जिन लड़कियों को ये पहली बार किडनैप करके लाते थे, उन्हें इस एरिया में ही रखा जाता था। फिर पूरी तरह तैयार करके उनकी बोलियां लगाई जाती थी। यहीं पर एक रूम के अंदर बहुत सारी लड़कियां बेहोश पड़ी थी। वह अच्छे खासे घर की लग रही थी, जो अलग अलग फील्ड में काम करती है। तभी वहां पर एक वैन आकर रुकती है। उसमें से कुछ आदमी एक लड़की को धक्का दे देते हैं, जिससे वह लड़की जाकर सीधा उस कमरे के दरवाजे पर गिरती है। वो आदमी बाहर निकलकर उस लड़की को उठाकर उस रूम में डालने ही वाले थे। अचानक वहां पर एक खूबसूरत सी महिला आती है, जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसे देखते ही उन आदमियों के मन में हवस जाग जाती है। वो हवस भरी नज़रों से उस महिला को देखने लगते हैं। वो महिला भी और ज़्यादा इतलाते हुए चलने लगती है। यह महिला इस रेड लाइट एरिया की सेकंड बॉस यानी मालकिन, इसका नाम सबरीना है। ये तकरीबन 50 साल की है, लेकिन देखने में ये बिल्कुल 30 साल की महिला लगती है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अपनी जवानी के दिनों में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, एक लड़के ने इससे शादी करके इसे यहाँ पर बेच दिया था। उसके बाद धीरे धीरे इसने इस जिंदगी को अपना लिया। एक दिन इस रेड लाइट एरिया के पहले वाले बॉस की नज़र जब सबरीना पर पड़ी, उसने सबरीना को अपनी रखेल बना लिया, जिस वजह से सबरीना ने उस बॉस को खुश करके इस रेड लाइट एरिया की पहले वाली मालकिन को हटाकर खुद यहाँ की मालकिन बन गई। उस मालकिन को सबरीना ने एक पैसे कमाने की मशीन बनाकर रख दिया। अंत में उस मालकिन की एक रात एक आदमी के टॉर्चर की वजह से डेथ हो गई। दरअसल एक बार एक मार्केट में इस रेड लाइट एरिया की पुरानी मालकिन किसी काम की वजह से गई थी। वही अचानक सबरीना से उसकी टक्कर हो गई। सबरीना पहले एक इज्जतदार खानदान की बेटी थी। उस दिन सबरीना ने जब उस रेड लाइट एरिया की पुरानी मालकिन को देखा, समझ गई ये कहाँ से आई है। उसका पहनावा ही ऐसा था, हर कोई पहचान जाता है। जब उस महिला ने सबरीना को छू लिया था, सबरीना एक मुस्लिम की महिला होने के कारण बुर्का पहनकर रखती थी। सबरीना के खानदान में महिलाओं को किसी गैर मर्द को छूने से भी मनाही थी। सबरीना को बचपन से ही एक चीज़ सिखाई गई थी, अपने शौहर के अलावा अगर किसी महिला को गैर मर्द ने छू लिया, वह अपवित्र हो जाती है। इसी वजह से जब रेड लाइट एरिया की मालकिन ने सबरीना को छू लिया, सबरीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह खुद को अपवित्र समझने लगी। सबरीना ने उस रेड लाइट मालकिन से बोली, तुम खुद तो गैर मर्दों के साथ रोज बिस्तर गर्म करती हो, तुमने मुझे भी अपवित्र कर दिया। तुम एक रेड लाइट एरिया की महिला हो, मैं इज्जतदार खानदान की बेटी हूँ। तुम्हें पता है तुम में मुझ में कितना अंतर है। तुम्हें सब लोग एक नीची नज़र से देखते हैं, मुझे इज्जत की नज़र से। इस वजह से तुम्हें इज्जतदार लोगों के बीच आने का कोई हक नहीं है। सबरीना ने बहुत कुछ बुरा भला पुरानी मालकिन को बोल दिया था, जिस वजह से मालकिन ने ठान लिया था सबरीना जिस इज्जत पर नाज कर रही है, उसी इज्जत को अगर उसने सरेआम नहीं बेचा, वह भी रेड लाइट एरिया की मालकिन नहीं। लेकिन उस टक्कर की वजह से वह मालकिन इतनी गुस्से में आ गई, उसने अपने आदमियों से कहकर सबरीना को इस रेड लाइट एरिया में ले आई और इस धंधे में डाल दिया। लेकिन सबरीना कुछ दिन तो यहाँ काम करती है जैसा चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ से भाग जाती है। जब अपनी फैमिली के पास जाती है, उसकी फैमिली उसे अपने घर के चौखट भी पैर नहीं रखने देती। तभी यह पुरानी मालकिन उसके पास आकर कहती है, तुम जिस इज्जत पर नाज कर रही थी, वही इज्जत मैंने सरेआम उछाल दी। फिर वह लोगों की भीड़ की तरफ इशारा करती है। सबरीना ने देखा उसके घर के आसपास के सारे लोग घरों की छतों पर चढ़कर और सड़क पर इकट्ठा होकर उसका तमाशा देख रहे हैं। वहीं उसके घर वालों ने उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया है। ये देखकर सबरीना उस रेड लाइट की पुरानी मालकिन के पैरों में गिरकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए भीख मांगती है। वो उसे लेकर रेड लाइट एरिया में आ जाती है। वह पुरानी मालकिन सबरीना को माफ़ कर देती हैं, इस जिंदगी को ही जीने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन सबरीना के मन में बदले की आग लग गई थी।
इसीलिए उसने इस रेड लाइट एरिया की मालकिन को हटाकर खुद ही यहाँ की मालकिन बनकर फ्री में उस पुरानी मालकिन के साथ बहुत सारे आदमियों को रात बिताने देती। इससे तकरीबन उसके साथ एक रात में कभी 50 कभी 70 तक लोग रात बिताकर जाते, जिस वजह से रेड लाइट एरिया की पुरानी मालकिन धीरे धीरे ये सब बर्दाश्त करने की शक्ति खोती चली गई और फिर एक दिन उसकी मौत हो गई। आज रेड लाइट के अलावा ऐसा माहौल था जैसे यहाँ पर किसी बात का जश्न मनाया जा रहा हूँ। यहाँ पर बड़ी बड़ी लग्जरी कार आ जा रही थी, हर तरफ बाकी दिनों से ज़्यादा रोशनी थी। रेड लाइट एरिया के माहौल के अंदर लड़कियाँ तरह तरह के सुंदर सुंदर कपड़े पहने आदमियों को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। हर तरफ ऐसा माहौल था, कोई भी इज्जतदार इंसान यहाँ पर आकर घिन महसूस करें। तभी रेड लाइट एरिया की मालकिन सबरीना आती है, एक बड़ी सी किंग साइज चेयर पर बैठती हुए अपने सामने मौजूद पान को खाने लगी। सबरीना ने इस वक्त ब्लैक कलर की साड़ी और ब्लैक कलर की चूड़ियां, डायमंड हार, डायमंड की ईयरिंग पहन रखी थी। उसने अपनी खूबसूरत काले बालों को अपनी कमर तक लहरा रखे थे। वैसे ही उसकी उम्र 50 की थी, उसके बाल भी सफ़ेद हो गए थे, लेकिन उसने अपने बालों पर कलर करवा रखा था, जिस वजह से उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था वह 50 वर्ष की है। इस वक्त वहाँ मौजूद हर लड़की से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जो लड़कियाँ वहाँ मौजूद आदमियों को सेड्यूस्ड कर रही थी। ये देखते ही उन आदमियों की नज़र उन पर ना होकर सबरीना पर है। ये देखकर सबरीना के चेहरे पर प्राउड भरी मुस्कान आ जाती है। ये देखकर सारी लड़कियां मुंह बनाते हुए मन में बोली बुद्धि घोड़ाई हो गई है, लेकिन फिर भी अपनी एक अदा से ही मर्दों को सेड्यूस कर लेती है। ये सब सोचते हुए वो महिलाएं उन आदमियों की गोद में बैठकर फिर से सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तभी एक और खूबसूरत लड़की आती है जिसने रेड कलर की पार्टी वेयर ड्रेस पहन रखी थी। वह माइक लेकर सबको अपनी तरफ टेंशन करती है। फिर बोली, यहाँ आए हर जनाब का मैं स्वागत करती हूँ। मैं सारिका, अभी यहाँ पर खूबसूरत कच्ची कलियों की बोली लगाई जाएगी। खूबसूरत कलियों। कलयुग का नाम सुनते ही सारे आदमियों का ध्यान उस लड़की की तरफ चला जाता है, जो कि एक 25 साल की लड़की थी। रेड लाइट एरिया में सबरीना के बाद अगर कोई खूबसूरत है वो ये लड़की थी, जिसका नाम सारिका था। उसने सभी लड़कियों को लाने का इशारा किया। सारी लड़कियां नशे में चलती हुई आ रही थी। उनके साथ एक रेड लाइट एरिया की एक लड़कियां भी थी, जो उन लड़कियों को संभालते ला रही थी। उन लड़कियों के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आए, जिसने घुटनों तक की स्कर्ट और एक क्रॉप टॉप पहन रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा रिवीलिंग था। वो रेड लाइट एरिया में मौजूद हर महिला को टक्कर दे रही थी। यहाँ तक सबरीना ने भी जब उस लड़की को देखा, खुद के अंदर एक जलन महसूस की। वो एक प्योर ब्यूटी थी। ये और कोई नहीं, मिसेज कुशा रजावत थी, जिसे आज शाम को भी किडनैप किया गया था। इधर भले सारी लड़कियां ड्रग्स के नशे में थी, लेकिन कुशा को बिल्कुल भी ड्रग्स का नशा नहीं हुआ था। कुशे को ये सब देखते हुए अचानक ही याद आता है वो यहाँ पर कैसे पहुंची। जब कार्तिक कुशा को हॉस्पिटल के एंट्रेंस के सामने छोड़कर कार पार्क करने गया था, तभी कुशा इधर उधर देख रही थी। उसकी नज़र एक 17 साल की लड़की पर गई थी। इसके पीछे एक ब्लैक कलर की वैन चल रही थी। वो वैन ऐसे चल रही थी जैसे वह उस लड़की का पीछा कर रही हो। ये देखकर कुशा की आंखों में अजीब सा शक आ जाता है। वह जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए उस लड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। फिर उस लड़की को गौर से देखने के बाद वह कुछ देर घूरकर उस वैन को देखती है। वो वैन कुशा को बहुत ही ज़्यादा संदिग्ध लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस वैन में मौजूद लोग इस लड़की को किडनैप करना चाहते हैं। अपने शक को कंफर्म करने के लिए कुशा ने उस लड़की से अपनी जैकेट को उसके जैकेट के साथ एक्सचेंज को कहा, लेकिन उस वैन में मौजूद लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वह उस लड़की से बात कर रही हो। कुशा उस लड़की को इशारा करके एक तरफ बुलाती है। उस लड़की का जैकेट लेकर खुद पहन लेती है। उस लड़की की जगह पर खड़ी हो जाती है। उस लड़की और कुशा की हाइट सेम ही थी, इस वजह उस वैन में मौजूद किडनैपर्स को लगा शायद वो लड़की है। इसलिए उन्होंने सोचा अब उस लड़की के पास कोई आए या फिर हॉस्पिटल के अंदर चली जाए, उससे पहले उसे किडनैप कर लेना चाहिए। ये सोचते हुए उन गुंडों ने अपनी वैन को स्पीड से कुशा के पास रोका, फिर झटके के साथ कुशा को वैन के अंदर खींच लिया। कुशा जब से हॉस्पिटल के एंट्रेंस के सामने खड़ी हुई थी, तब से हॉस्पिटल के गार्ड कुशा को रिस्पेक्ट भरी नज़रों से देख रहे थे। जब उसे उस लड़की से बात करने गई थी, तभी उनकी नज़र को कुशा पर बनी हुई थी।
जब उन लोगों ने देखा कुशा ने उस लड़की के साथ जैकेट तक एक्सचेंज किया तब गार्ड कंफ्यूज हो गए। लेकिन तभी अचानक उनकी आंखों के सामने एक ब्लैक कलर की वेन तेजी से गुजरी और कुशा आपको उस वेन के अंदर खींच लिया। ये देखकर वह गार्ड घबरा गए। वह दौड़कर कुशा को बचाने आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी कार्तिक भी वहां पर आ गया। जब कार्तिक ने पूछा कुशा कहाँ गई, तब गाड़ी बताया था उसका किडनैप हो गया। कुशा रेड लाइट एरिया से बाहर कैसे निकलेगी? क्या अधीर कुशा को वहां से बचा पाएगा या फिर उसे वापस से उस रेड लाइट एरिया में अपनी मौत का सामना करेगी? चैप्टर 19 रेड लाइट एरिया का खात्मा। रेड लाइट एरिया चारों तरफ लाइट लगी हुई थी। एक मंच को इस तरह तैयार किया गया था जैसे यहाँ सबसे कीमती चीजों का प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे घटिया काम होने वाला था। थोड़ी देर में नशे में झूम रही लड़कियों को वहां लाया गया। लेकिन सब लोगों ने एक चीज नोटिस की, वह लड़कियां भले ही नशे में है, लेकिन उनके साथ चल रही लड़कियां भी अजीब बिहेव कर रही है। लेकिन सब लोगों ने इस चीज को इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद सबसे लास्ट में कुशा को अंदर लाया गया। कुशा को देखकर सबरीना की आंखें गुस्से से लाल हो। कुशा ने इस वक्त एक डेनिम की शॉर्ट स्कर्ट और वाइट क्रॉप टॉप पहन रखी थी। वो मॉडल की तरह लहराते हुए चलकर आ रही थी। ये देखकर सबरीना नहीं घूरकर उन लड़कियों को देखा, लेकिन उन लड़कियों की झुकी हुई नज़रों को देखकर सबरीना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में पीछे से जो आदमी इन लड़कियों को किडनैप करके लाए थे वह टूटी फूटी हालत में स्टेज पर आए। इस वक्त उन गुंडों के किसी की आंख फूटी, किसी का नाक, किसी का मुंह, किसी का हाथ, किसी की टांग, वह बिल्कुल टूटे फूटे खुद को घसीटकर उस मंच पर पहुंचे। उन सबको वहां का माहौल देखकर याद आया थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। फ्लैशबैक जब सबरीना ने उन लोगों को कपड़े लाने को बोल इन लड़कियों को तैयार कर स्टेज पर लाने को कहा था, वह लोग लड़कियों के कुछ अच्छे अच्छे कपड़े लेकर जहां पर वह लड़कियां नशे में पड़ी थी वहां पहुंच गए। थोड़ी देर में तकरीबन 20-25 लड़कियां उन लड़कियों को तैयार करने के लिए आ गई थी। तभी अचानक उनमें से जो अभी अभी किडनैप करके लाए थे वह लड़की खड़ी होकर उन्हें ठंडी नज़रों से घूरने लगी। एक बार के लिए तो वह सब लोग डर गए, लेकिन फिर उनमें से एक गुंडे ने जब ध्यान से कुशा का चेहरा देखा उसे गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, अरे नालायको, हमने गलती से दूसरी लड़की को उठा लाए। ये सुनकर दूसरा गुंडा बोला, क्या हुआ, यह उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर कुशा उन्हें ठंडी नज़रों से बुरी तरह घूमने लगी। उनमें से एक गुंडा जिसके बड़े बड़ी मूछें वह डाली थी और उसके चेहरे पर एक बड़ा संकट लगा हुआ था, उसके सिर के बाल भी सिर पर एक गंदे से जुड़े में बंधे हुए थे और वह आदमी इतना गंदा था कि उसके अंदर से बदबू आ रही थी। वो आगे आते हुए बोला, बिच तू हमें ऐसे क्या घूर रही है? थोड़ी देर में जो तुम्हारी यह अकड़ दिख रही है वह हम लोग निकाल देंगे, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए। तुम्हारी बोली लगने से पहले ही मैं तुम्हारा उद्घाटन कर दूंगा। ये सुनकर कुशा ने गुस्से में आगे बढ़कर एक लात उस गुंडे को मारी। वह गुंडा उड़ते हुए एक दीवार से जा भिड़ा। इस वक्त कुशा ने रेड कलर की जम्पसूट पहन रखा था, उसके ऊपर उसने ब्लैक कलर का लॉन्ग जैकेट पहन रखा था जो उस लड़की का था जिसका किडनैप होने वाला था। उस लड़की ने भी रेड कलर का जंपसूट पहन रखा था। वह भी इत्तेफाक से उन गुंडों को इतना बड़ा धोखा हो गया। वह अपने शिकार को उठाने के चक्कर में उनका शिकार करने वाली मॉन्स्टर को उठा लाए थे। उसके बाद कुशा ने उन सब गुंडों की बुरी तरह धुलाई की। फिर उस गुंडों की तरफ देखकर बोली, मुझे 10 सेकंड के अंदर इन सारी लड़कियों के लिए एंटीडोट चाहिए। ये सुनकर उनमें से एक गुंडा थरथर कांपते हुए अपनी जेब से सारी लड़कियों के लिए एंटीडोट निकाल कर देता है। फिर कुशा अभी अभी आई 20-25 लड़कियों की तरफ देखकर बोली, मैं जानती हूँ तुम लोग किसी मजबूरी के कारण यहाँ पर रह रही हो। तुम्हारे परिवार वालों ने भी ठुकरा दिया है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ तुम लोगों को एक इज्जत का जिंदगी दूंगी, जहाँ पर तुम्हारे माँ बाप और फैमिली चलकर तुम लोगों के पैरों में गिरकर भीख मांगे कि उन्होंने तुम लोगों का साथ ना देखकर गलत किया। ये सुनकर उनमें से एक लड़की बोली, मैडम आप इज्जतदार फैमिली से आए हैं, हमें झूठा दिलासा मत दीजिए। हमारे जैसे कोठों पर काम करने वाली लड़कियों को कौन ही इज्जत देगा। ये सुनकर कुशा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, पहले अपनी गर्दन ऊपर उठाओ, मेरी आंखों में देखकर यह बात बोलो। ये सुनकर वो लड़की अपना सर उठाकर कुशा की आंखों में देखती है। वो आगे कुछ बोल नहीं पाती,
उसने कुशा की आंखों में दृढ़ निश्चय और सच्चाई, उन लड़कियों के लिए कुछ कर गुजर जाने का जुनून देखा था, जिसे देखने के बाद वह सब लड़कियों को कुशा की आंखों में देखने का इशारा करती है। सब लड़कियां कुशा की तरफ देखकर कुशा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद कुशा उन्हें वह एंटीडोट देकर उन लड़कियों को देने को बोलती है, फिर उन सब लड़कियों को तैयार करने को बोलती है। लेकिन वह कपड़े ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल भी रिवलिंग नहीं हो। अब उन्हें एक नाटक भी करना था। उसके बाद सब लड़कियां उन्हें एंटीडोट देकर थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहनाकर रेडी करती है। फिर सब लोग उस स्टेज पर चले जाते हैं। कुशा उन गुंडों को घूरते हुए बोली, सबसे लास्ट में तुम सब लोग मंच पर पहुंच जाना। ये सुनकर उन सब गुंडों ने कांपते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर कुशा उन लड़कियों के साथ स्टेज पर चली गई। फ्लैशबैक एंड, कुशा वहां से अपने नशे का नाटक छोड़कर स्पीड से सबरीना के पास पहुंचती है। उसकी गर्दन पकड़कर कुशा उससे ऊपर की तरफ उठा देती है। सबरीना कुशा की हाथों में एक मछली की तरह तड़प रही थी। कुशा ने उसे ऊपर लटकाए हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, सबरीना आशरीफ यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हारे आशरीफ खानदान की इकलौती बेटी हुआ करती थी। उस टाइम तुम उस घर में सबसे लाडली थी। लेकिन इस कोठे की मालकिन ने तुम्हें किडनैप करके इस कोठे की जिंदगी दे दी। तुमने उस मालकिन से बदला ले लिया, लेकिन तुमने भी उस मालकिन की तरह ही गंदे काम स्टार्ट कर दिए। तुमने इस कोठे की जिंदगी जीना स्टार्ट करने के बाद तुमने यह नहीं सोचा तुम्हारी तरह और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है मैं इन लड़कियों के लिए कुछ करूं। लेकिन तुमने इस जिंदगी को एक्सेप्ट किया। वह अलग, वह तुम्हारा खुद का डिसीजन था। तुमने बाकी अपनी जैसी लड़कियों को किडनैप करवाकर उन्हें कोठे की जिंदगी दी को मजबूर करना शुरू कर दिया। मुझे तुम ये बताओ, तुम में और इस रेड लाइट एरिया की पुरानी मालकिन में क्या फ़र्क है? क्या तुम्हें भी उसी की तरह ही सज़ा मिलनी चाहिए? ये सुनकर सबरीना अपने गले में सांस ना ले के बाद भी उस नर्क भरी जिंदगी के बारे में सोच कर कांप गई। सबरीना को उस जिंदगी से अच्छी कुशा के हाथों से मौत लग रही थी। ये देखकर कुशा ने उसे अपनी कोल्ड आंखों से घूरते हुए कहा, मैंने कभी किसी भी बुरे इंसान को इस तरह से समझाया नहीं और उसके गुनाहों को याद नहीं दिलाया, सीधे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मैं जानती हूँ तुम पहले कभी ऐसी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी बस एक गलती है। तुमने इस जिंदगी से खुद को निकालने की बजाय अपनी जैसी लड़कियों को कोठे की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। अगर कोई इंसान इस नरक को झेलने के बाद भी वही नरक भरी जिंदगी दूसरों को दे, वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है। तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी। तुम्हें अपने किए गए बुरे कामों का पछतावा होगा। हर सेकंड तुम्हें एहसास होगा तुमने कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। इतने में वहां पर एक रईस आदमी जो यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां खरीदने आया था, अपनी कंपनी की प्रॉफिट के लिए वह लड़कियों का इस्तेमाल करता था। वह लड़कियां यहाँ से खरीद कर ले जाने आया था। उसे अपने डील खतरे में दिख रही थी। वह गुस्से में आकर कुशा को कुछ बोलने ही वाला था। इतने में उस कोठे दरवाजा तोड़कर मिलिट्री ऑफिसर अंदर एंटर करते हैं। वहीं उस मिलिट्री ऑफिसर की टीम को देखकर सब लोग डर से कांपने लगते हैं। उनके डर से कांपने की वजह आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म पर लगे बैच थे, जिन्हें हर कोई पहचानता था। आर्मी ऑफिसर की टीम की यूनिफॉर्म पर लगा बेच आर्मी कैप्टन मॉन्स्टर के की टीम का बेंच था। उस टीम को देखकर अब सारे अमीर बिजनेसमैन को पछतावा हो रहा था। उन लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें पता था आर्मी ऑफिसर की कैप्टन मॉन्स्टर के साथ मिस केस ठाकुर और डॉक्टर केटी भी काम करती है। इन तीनों का ही बिजनेस और मेडिकल और आर्मी के क्षेत्र में राज चलता था। अगर इनके एक कहने पर ही इन तीनों क्षेत्रों से बिजनेसमैन को कोई भी मदद मिलने की बजाय उन्हें हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर केटी और आर्मी फील्ड में कैप्टन मॉन्स्टर और बिजनेस की फील्ड में मिस केस ठाकुर का राज चलता था। हर एक पोस्ट पर उनके आदमी मौजूद थे। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी इन तीनों का सिक्का चलता था। बहुत सारे पॉलिटिशियन भी इन्हीं के आदमी थे। कुशा अपनी कोल्ड आवाज में आर्मी ऑफिसर टीम को देखते हुए कहा, यहाँ पर मौजूद हर लड़की को जो इस कोठे की जिंदगी जीने पर मजबूर है, उन्हें शरणार्थी आश्रम में भिजवा दो। जो इस धंधे में अपनी मर्जी से शामिल है, उन सब लोगों को आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचा दो। इस सबरीना को मेरे हवाले छोड़ दो। यहाँ पर जो भी बिजनेसमैन, उन पॉलिटिशियन यहाँ पर लड़कियों की बोली लगाकर उन्हें खरीदने आए हैं, उनके फैमिली के सामने उनका असली चेहरा और पूरे देश के सामने उनका असली चेहरा लाकर रख दो। ये काम 10 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। इस रेड लाइट एरिया को 10 मिनट में ऐसा बना दो, यहाँ पर कभी रेड लाइट एरिया दूर किसी भी धंधे वाली औरत का नामो निशान नहीं रहना चाहिए।
ये सुनकर आर्मी ऑफिसर की टीम फटाफट अपनी काम पर लग जाती है। इधर कुशा गुस्से में सबरीना को नीचे फर्श पर पटकते हुए सबरीना को इस तरह फर्श पर पटकने के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी, लेकिन वो अपना दर्द सहते हुए भी अपने सामने मौजूद मॉन्स्टर को घूर रही थी, जिस चेयर पर सबरीना बैठी थी। उसी चेयर पर कुशा एक रानी की तरह बैठे हुए बोली, हाँ तुम बोल रही थी। इतने में ही एक लड़की कुशा का ब्लैक जैकेट लेकर आती है, कुशा को दे देती है। ये देखकर कुशा उसकी तरफ स्माइल करती है। वह जैकेट पहनकर वापस एक डेविल क्वीन की तरह उससे ऊपर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। सबरीना को अपनी कोल्ड नज़रों से घूरने लगती है। सबरीना को शुरुआत से अपनी जिंदगी के हर बुरे और अच्छे काम नजर आने लगते हैं। सबरीना ने अपने मन में कहा, काश मैं भी इस लड़की की तरह इस धंधे में आने वाली लड़कियों को इस धंधे में लाने की बजाय बचाने का काम करती। शायद मेरी भी इज्जत इसके जैसी होती, लेकिन मैंने गलत रास्ता चुना। अब मुझे समझ में आ रहा है, बदला लेने के तरीके और भी बहुत है, लेकिन मैंने 30 साल इस जिंदगी में जीने को खुद को मजबूर किया, अपने जैसी और भी लड़कियों को इस गंदगी में आने के लिए मजबूर कर दिया। सबरीना ने कुशा की तरफ देखकर कहा, मैं आपको जानती नहीं, लेकिन आज से आप ही मेरी सब कुछ है। मैं बस आपसे एक चीज़ भी तुम्हें मांगना चाहती हूँ। ये सुनकर कुशा अपनी एक आईब्रो उठाती है। सबरीना अपनी आंखों में आंसू लेकर कुशा की तरफ देखकर बोली, मुझे इस जिंदगी से छुटकारा चाहिए, लेकिन जिस तरह आप इन मासूम लड़कियों को छुटकारा दिला रही है, उस तरह का छुटकारा नहीं। मुझे एक ऐसे दर्दनाक मौत चाहिए जिसे मेरे हर गुनाह मुझे याद आने चाहिए, जिसे मैं अल्लाह के पास जाकर उन्हें ये कह सकूं, मैं अपने गुनाहों की सजा पाकर आई हूँ। ये सुनकर कुशा उसकी तरफ देखकर बोली, भले ही तुम्हारी आंखों में गिल्ट है, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ तुम सुकून से मर सको। उसके बाद कुछ एक आर्मी ऑफिसर को इशारा करती है। वह आर्मी ऑफिसर सबरीना को वहां से ले जाने ही वाला था। सबरीना कुशा की तरफ देखकर कहा, मैं यह आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। बस मेरी आपसे यही दुआ है, आप इसी तरह एक फरिश्ते की तरह मेरे जैसे इस धंधे में आने वाली लड़कियों को और मेरी जैसी इस धंधे में आने के बाद बुरी महिला को सजा देकर उन्हें मुक्ति दे। मैं भगवान से दुआ करूंगी वह आपको इतनी शक्ति दे, आप इन सब लोगों को इस नर्क बनी जिंदगी से निकाल सके। ये सुनकर कुशा बोली, तुम्हें मौत हम नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें लोगों की बद्दुआ मौत देगी। तुम्हें अभी ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां पर तुम्हें अपने गुनाहों की सजा खुद भुगतनी होगी। तभी अचानक उस कोठे के बाहर कुछ गाड़ियां आकर रुकती है, जिनकी आवाज सुनकर सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर खड़े लोगों को देखकर कुशा हैरान हो जाती है। चैप्टर 20 अधीर के गुस्से पर पड़ी ठंडे पानी की बाल्टी। कुशा अभी सबरीना को बोल ही रही थी, अचानक बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। फिर अचानक की एक काली परछाई स्पीड से उस हॉल के अंदर एंटर करती है। फिर वह परछाई उस शानदार हॉल में अपनी नज़रें दौड़ती है। तभी उसकी नज़रें सीधी कुशा से जाकर मिलती है। फिर वो उससे दोगुनी स्पीड से कुशा के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से चिपका लेता है। अपनी लाल आंखों से उस हाल में मौजूद हर इंसान को घूरने लगता है। तभी उसकी नज़र आर्मी ड्रेस में खड़े कुछ गार्ड्स और उनकी यूनिफॉर्म पर लगे बैच पर जाती है, जिस पर मॉन्स्टर का निशान बना हुआ था, जिसे देखकर उस परछाई वाले इंसान की आंखें छोटी हो जाती है। वह घूर घूर कर उस बात को ही देख रहा था। फिर अपनी नज़रें वापस से उस हॉल में दौड़ता पर उसे इस वक्त केवल डिसअपॉइंटमेंट की फील होती है। फिर वो कसकर कुशा को गले लगाकर घूरकर हाल में मौजूद बिजनेसमैन, अमीर खानदान के वारिसों, पॉलिटिशियन, गुंडों, सबरीना, वहां पर काम करने वाली सारी लड़कियों को घूरने लगता है। उस रेड लाइट एरिया से बाहर का सारा मैस क्लियर हो चुका था, लेकिन हॉल में मौजूद सारे लोग वहीं पर थे। आर्मी ऑफिसर की टीम अपनी पोजीशन पर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद उस हॉल में विक्रम और सक्षम भी दौड़कर आते हैं। विक्रम सोचने लगता है, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। थोड़ी देर पहले अधीर, विक्रम और सक्षम जल्दी से कार्तिक के पास हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर अधीर कार्तिक को पूरी बात बताने का इशारा करता है। कार्तिक शुरुआत से लेकर पूरी बात बता देता है। अधीर पहले कार्तिक को एक थप्पड़ मारता है, जिसे कार्तिक के मुंह से खून बहने लगता है, लेकिन कार्तिक कुछ भी रिजेक्ट नहीं करता। ये देखकर विक्रम जल्दी से कार्तिक को पकड़ते हुए बोला, भाई आप भाभी के किडनैपिंग का गुस्सा बेचारे कार्तिक पर क्यों निकाल रहे हो? आप जानते हो, कार्तिक भाभी को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानता है।
ये सुनकर भी अधीर उन तीनों को इग्नोर करके सिक्योरिटी के पास जाता है। अधीर के वहां से जाते हैं। कार्तिक अपने चेहरे से खून साफ करते हुए विक्रम की तरफ देखकर बोला, विक्रम जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीजू का रिएक्शन जायज है, छोटी उनकी वाइफ है। कोई भी अपनी लाइफ पार्टनर की ऐसी हालत सुनेगा उससे गुस्सा आएगा ही, इससे ये प्रूफ होता है जीजू छोटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे इस चोट के दर्द से कहीं ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, लेकिन दुख इस बात का है जीजू ने मुझे गलत नहीं मारा। मेरी गलती की वजह से ही आज छोटी का किडनैप हो गया। अगर मैं छोटी को अपने साथ ही हॉस्पिटल में लेकर जाता शायद ऐसा कुछ नहीं होता। ये बोलते कार्तिक की आंखें नम हो गई। लेकिन विक्रम कार्तिक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कार्तिक खुद को गिल्टी फील मत करो। हमारी लाइफ में जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं था। वैसे भी भाई भाभी से प्यार करते हैं या नहीं वह तो मुझे पता नहीं, लेकिन भाई शुरुआत से ही अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। फिर विक्रम मन में बोला, हाँ कार्तिक भाई तुम कुछ नहीं कर सकते थे। यह शायद मॉन्स्टर का खुद का प्लान था, वरना मॉन्स्टर को कोई भी किडनैप कर सके ऐसा इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। मुझे तो लगता है शायद आज किसी गंदी जगह का सफाई करने वाली है, लेकिन इस बार मॉन्स्टर ने परफेक्ट प्लान नहीं बनाया, वरना उसके शैडो गार्ड को भी पता नहीं चलता मॉन्स्टर कब किडनैप हो गई। जब तक उस जगह की न्यूज़ टीवी में नहीं आ जाती वो किडनैप होकर किसी जगह का सफाया कर आई है। तभी विक्रम के कानों में अधीर के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो उस दिशा में देखता है। अधीर वहां की सिक्योरिटी पर कुछ देर चिल्लाता है, फिर दौड़कर कंट्रोल रूम में जाकर हॉस्पिटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। जैसे जैसे वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था वैसे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। अधीर की आंखों से ऐसा लग रहा था अधीर के चारों ओर मर्डरस वाइब से भरा हुआ था, जैसे वो अपनी आंखों से ही उन किडनैपर्स को मार सकता है। इधर हॉस्पिटल के सारे सिक्योरिटी स्टाफ की लगभग पेंट गीली हो गई थी, वह डर के मारे कांप रहे थे। अधीर के जाने वालों में से किसी को भी नहीं पता था अधीर की एक और पहचान है। बिजनेस के अलावा अधीर की एक और दुनिया है जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा रुतलेस होकर क्रूरतापूर्ण काम करता है। अगर इस देश में मॉन्स्टर क के अलावा अगर कोई खतरनाक था वो रूथलेस और उसके बारे में कहा जाता था वो मॉन्स्टर क से भी खतरनाक है। अगर कोई सच्चे दिल का और अच्छा इंसान हो तब वो उसकी परवाह नहीं करता था, लेकिन अगर कोई बुरा इंसान हो वो उसे इस हद तक बर्बाद कर देता था। उस इंसान को अगर कोई जाकर यह बोल दे वह पहले बहुत ही नामी गिरामी आदमी था, वह बर्बाद हुआ इंसान उस इंसान पर हंस हंस कर उसे ही पागल बोले, इस तरह से रुतलेस बर्बाद करता था। इंसान से जब र पे बड़े ऊ की मात्रा था ल पे ए की मात्रा स किसी से बदला लेने पर आता था उनके पूरे खानदान को भी हिलाकर रख देता था। अधीर ने सामने मौजूद सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए अपने मन में बोला, जिसने भी मेरी वाइफ को छुआ है उसे मैं इतनी दर्दनाक मौत दूंगा, कोई सोच भी नहीं सकता। अचानक कंट्रोल रूम में एक खतरनाक हंसी गूंजने लगी, जिसके कारण भी अधिक के चारों ओरा मर्डर्स हो रहा था, जिसे सुनते ही कार्तिक, सक्षम और विक्रम डर के मारे कांपने लगते हैं। वहां के हॉस्पिटल स्टाफ एक एक करके बेहोश होकर गिर गया। विक्रम अपने मन ही मन कांपते हुए बोला, इस रुथलेस किंग के लिए वो मॉन्स्टर ही सही है। यह इन दोनों की परफेक्ट जोड़ी है। वो मॉन्स्टर अपनी हर चीज के लिए पॉजेसिव है, ये रुथलेस किंग उससे भी बड़ा पॉजिटिव है। अधीर अपना फोन अपनी जेब से निकालकर उस पर उस वेन का नंबर प्लेट से नंबर टाइप करके सिर्फ 4 वर्ड का मैसेज लिखता है। लोकेशन 5 मिनट में, ओनली 4 वर्ड का मैसेज लिखकर सेंड कर देता है। फिर दौड़कर पार्किंग की ओर चला जाता है। विक्रम, कार्तिक और सक्षम भी अधीर के पीछे जाते हैं, लेकिन वह पार्किंग में पहुंचते उससे पहले ही अधीर अपनी कार लेकर वहां से निकल चुका था। विक्रम, सक्षम और कार्तिक भी जल्दी से कार में बैठते हैं, वहां से अधीर के पीछे निकल जाते हैं। अधीर अभी हॉस्पिटल से निकला ही था, उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उसने उस वैन की पूरी जानकारी थी। पूरी जानकारी पढ़ने के बाद अधीर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो फ़ोन को लगभग देखते हुए अपनी स्पोर्ट्स कार की स्पीड फुल कर देता है, जिससे वह कार हवा में बातें करते हुए दौड़ने लगती है। ट्रैफिक को इग्नोर करते हुए अधीर बस अपनी कार को दौगा रहा था। विक्रम भी अधीर की कार उसकी नज़रों से दूर ना हो जाए, इसी वजह से उसके पीछे लगातार कार लेकर चल रहा था।
रास्ते में बहुत बार ट्रैफिक पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब अचानक उनकी नज़र नंबर प्लेट पर पड़ी, उन्होंने खुद ब खुद अपने कदम पीछे ले लिए। वह कार फुल स्पीड से रेड लाइट एरिया में आकर रुकती है। अभी कार पूरी तरह रुक भी नहीं थी। अचानक अधीर उस कार से कूदकर रेड लाइट एरिया के मेन हॉल की तरफ फुल स्पीड से दौड़कर जाता है। इधर अधीर की कार गोल गोल घूम रही थी। अधीर के साथ ही लगभग विक्रम की कार पहुंची थी, लेकिन उन्हें अपनी कार के रुकने का वेट करना पड़ा। उनकी कार भी उसी स्पीड से आने की वजह से गोल गोल घूम रही थी, जिसकी वजह से सक्षम और विक्रम को चक्कर आ रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर कार के रुकने का वेट करते हैं। इधर अधीर स्पीड से हॉल में पहुंचकर अपनी नज़रें दौड़ आता है। हॉल का माहौल देखकर उसकी आंखें और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तभी उसकी नज़र अचानक एक चेयर पर बैठी कुशा की तरफ गई। वो दौड़कर उसे अपनी गोद में उठाकर एक बच्चे की तरह सीने से लगाकर अपनी सर्द आंखों से पूरे हॉल को स्कैन करने लगता है। तभी अधीर की नज़र जब आर्मी ऑफिसर पर गई, उसकी आंखें छोटी करके सोचने लगा, यहाँ आर्मी क्या कर रही है। तभी अचानक उसकी नज़र उनके बैच पर गई, जो कि मॉन्स्टर किंग का सिंबल था, जिसे देखते ही अधीर की आंखें और ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। अधीर अपने मन में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रही है। फिर वो अपनी आंखों से पूरे हॉल को स्कैन करता है। उसे डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। यहाँ बस मॉन्स्टर की टीम थी, मॉन्स्टर पर यहाँ नहीं आई है। लेकिन अधीर को यह नहीं पता था, जिसे वह ढूंढ रहा है, उसे वो अपनी गोद में बिल्ली के बच्चे की तरह जकड़े हुए खड़ा है। फिर अचानक उसकी नज़र हॉल में मौजूद लोगों की तरफ गई। अचानक ही अधीर की आंखें और ज़्यादा सर्द हो गई। वो उन सब लोगों को इस तरह घूरने लगा, जैसे वह अपनी आंखों से ही उनके अंदर छेद कर देना चाहता हो। तभी अचानक वहां पर विक्रम, सक्षम और कार्तिक भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर वहां पर पहले से मौजूद लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर जब वह लोग ध्यान से देखते हैं, वो समझ जाते हैं ये लोग कौन हैं। एक तो सुपरस्टार विक्रम राजावत है, दूसरा फेमस डॉक्टर कार्तिक, तीसरा अनजान था जिसे वह लोग नहीं जानते थे। इतने पावरफुल लोगों के साथ है, जरूर कोई पावरफुल ही होगा। तभी अचानक वहां पर काले कलर की यूनिफॉर्म पहने बहुत खतरनाक ओरा के बॉडीगार्ड आते हैं। उन आर्मी ऑफिसर्स पर अपनी खूंखार नज़रें टिकाए खड़े रहते हैं। वो आर्मी ऑफिसर्स भी अपनी खूंखार नज़रों से सुन बॉडीगार्ड को देख रहे थे, लेकिन उन बॉडीगार्ड के ओरा में बिल्कुल भी कमी नहीं आई थी। उनका ओरा खतरनाक होता जा रहा था। तभी उन बॉडीगार्ड का लीडर आगे आया, फिर बोला, इन्होंने हमारे बॉस की सबसे कीमती चीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसी वजह से जो इन सब लोगों को सजा देना चाहते हैं। आर्मी ऑफिसर का कैप्टन जैसे ही उन लोगों को मना करने वाला था, अचानक उसे अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस होती है, जो बहुत ही जानी पहचानी उन नज़रों को महसूस करते हैं। वो आर्मी ऑफिसर का कैप्टन अपनी हल्की सी तिरछी नज़र करके उस तरफ देखता है, जहां कुशा अधीर की गर्दन से अपना हल्का सा चेहरा निकालकर उसे लाल आंखों से घूर रही थी, जैसे बोल रही हो, इन सब लोगों को इनको सौंप दो। ये समझकर आर्मी कैप्टन 2 कदम पीछे लेता है, जिसे समझकर वो सारे बॉडीगार्ड उन सब लोगों को वहां से लेकर चले जाते हैं। सारे पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन अधीर आगे गिड़गिड़ाना लगते हैं। वो सब लोग अधीर को जानते थे, उसकी पावर को वो लोग जानते थे। अधीर ही उन्हें बचा सकता है। हर कोई अधीर को उसके कंपनी की साथ काम करने आश्वासन देकर उन्हें बचाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अधीर ने उन सब लोगों को इस तरह इग्नोर किया, जैसे वो वहां पर मौजूद ही ना हो। अधीर ने अपनी गोद में मौजूद छोटी सी लड़की को उस चेयर पर खड़ा कर देता है। एक बच्चे की तरह उसके हाथ पैर, उसकी पूरी बॉडी चेक करने लगता है, कहीं उसे चोट नहीं आई। फिर एकदम से खतरनाक आवाज में बोला, कार्तिक, क्या अब तुम्हें इनविटेशन दूं? तुम्हारी बहन को कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं हुई? जल्दी चेक करो। ये सुनकर कार्तिक जल्दी से दौड़कर कुशा के पास आया, उसका चेकअप करने लगा। थोड़ी देर चेकअप करने के बाद कार्तिक अधीर को देखकर बोला, जो छोटी बिल्कुल ठीक है, बस ये थोड़ी सी कमजोर है। ये सुनकर अधीर घुरकर कार्तिक की तरफ देखते हुए बोला, उसे अपनी बहन मानते भी हो या नहीं, उसका फुल बॉडी चेकअप करना होगा। हॉस्पिटल ले जाकर जल्दी चलो। अधीर कुशा आपको वापस अपनी गोद में उठाने ही वाला था। अचानक एक ठंडी आवाज अधीर के कानों में पड़ी। कुशा जो इतनी देर से शांत, वो बोली, वो मेरा बड़ा भाई है, आपसे ज्यादा फिक्र करता है, उसे कुछ भी कहने की हिम्मत मत करना। ये सुनते अधीर जो इतनी देर से गुस्से में उबल रहा था,
उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बर्फ से भरे ठंडे पानी की बाल्टी अधीर पर डाल दी, जिस वजह से गुस्से से उबल रहे अधीर का गुस्सा 1 सेकंड में शांत हो गया। वो टकटकी लगाए कुशा को देखने लगा जो कार्तिक के गले लगकर नीचे उतर चुकी थी। इतनी देर से अधीर गुस्सा देखकर विक्रम जो डर कांप रहा था, उसे अधीर के गुस्से से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे अचानक ताली बजाने का मन कर रहा था। अभी तक जो अधीर गुस्से के ज्वालामुखी बना घूम रहा था, लेकिन कुशा की एक लाइन कहते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने जलती आग में पानी की बाल्टी डाल दी हो, जो एकदम से शांत हो गई हो, बस अब उससे धुआं निकल रहा हो। विक्रम अपने मन ही मन पेट पकड़कर लोटपोट होकर हंस रहा था। जिस अधीर के गुस्से सामने उसके माँ बाप की भी नहीं चलती थी, उस अधीर भाई के गुस्से को मॉन्स्टर की एक लाइन ने ही फुसकी बम की तरह कर फुस दिया। इस वक्त अधीर के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था एक मासूम बच्चे को बिना किसी गलती के लिए डांट दिया हो। अधीर के चारों ओर का मडस ओरा भी 1 सेकंड में ही कम हो गया। इधर अधीर भी अपने मन ही मन रोते हुए सोच रहा था, मैं इसकी इतनी केयर को रहा हूँ, इसे ढूंढने के लिए मैंने पूरे शहर को उलट पुलट कर दिया, लेकिन इसे बस अपने भाई के फिक्र है। अचानक अधीर के दिमाग में कुछ आया, जिसे सोचकर अधीर जल्दी से कुशा की तरफ देखता है। इधर कुशा की नज़र भी कार्तिक के गाल पर गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। वो घूर घूर कर कार्तिक के गाल को ही देख रही थी। ये देखकर जो अधीर गुस्से से कांप रहा था, अब डर के मारे कांपने लगा। उस टाइम पर उसे गुस्से में समझ में नहीं आया उसने क्या कर दिया, लेकिन अब उसे रियलाइज हुआ उसने बिना किसी गलती के कार्तिक को थप्पड़ मार दिया था। इधर विक्रम बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा होकर मन ही मन लोटपोट होकर हंस रहा था। अचानक उसकी नज़र भी अधीर उतर चुके चेहरे पर गई। वह कंफ्यूज हो गया। विक्रम बंद करके कुछ ना कुछ सोचे लगा। फिर उसने अधीर के नज़रों का पीछा किया। एक बार के लिए वो भी लड़खड़ा गया। विक्रम मन ही मन बोला, अगर मॉन्स्टर को पता चला उसके प्यारे बड़े भैया को थप्पड़ अधीर भैया ने मारा है, मैं सोच भी नहीं सकता यह मॉन्स्टर गुस्से में अधीर भैया को कौन सी सजा दे। मुझे नहीं पता इस मॉन्स्टर ने अधिक भैया से शादी क्यों की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ है जो वह हम सब लोगों से छुपा रही है। लेकिन कुछ भी हो, यह इस बार मॉन्स्टर अधीर भैया को पनिशमेंट जरूर देगी। तभी विक्रम के कानों में कुशा की कोल्ड आवाज आई। कार्तिक की तरफ देखकर बोली, कार्तिक भाई आपको थप्पड़ किसने मारा। ये सुनकर कार्तिक को भी अचानक ध्यान आया उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान है। कार्तिक भी बेपरवाही से बोला, वो थप्पड़। तो इतने में ही उसे ध्यान आ गया वह क्या बोलने जा रहा है। कुशा के सामने अपनी बात को संभालते हुए झूठी स्माइल के साथ बोला, तुम गायब हो गई थी, मैंने गुस्से में आकर खुद को ही कोसते सुबह थप्पड़ मार लिया। ये सुनकर कुशा ने हाँ में गर्दन हिलाए। लेकिन कार्तिक के 3 शब्दों से ही अधीर और विक्रम का कलेजा ही मुंह तक आ गया था। लेकिन कोई भी अगर ध्यान से कुशा की आंखों में देखता तो समझ जाता है उसे कार्तिक की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। बस वो कार्तिक के सामने भोला बनने की एक्टिंग कर रही थी। इधर अधीर और विक्रम आसानी से कुशा की एक्टिंग देख सकते थे। अधीर ने अपने मन ही मन कहा, चाहे मैं कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने अपने ही गुस्से के कारण खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया है। अभी अधीर और विक्रम के साथ साथ कार्तिक ने राहत की सांस ली ही थी। कार्तिक भी जानता था एक बहन अपने भाई के लिए कितनी प्रोटेक्टिव होती है। उसका हस्बैंड या कोई और उसके भाई के खिलाफ कुछ बोल दे, एक बार के लिए किसी दूसरे इंसान को इग्नोर कर सकती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को खतरनाक पनिशमेंट देती है। उसे याद था जब भी उसके पापा कभी उसके मामा जी की बुराई करते थे, उनकी मम्मी किस तरह उसके पापा को परेशान करती थी। ये याद आती ही टाइम पर कार्तिक ने अपना मुंह बंद कर लिया था। लेकिन उसके मुंह बंद करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो इतनी देर से शांत खड़ा सक्षम उसने सोचा उसने यहाँ आकर अपनी भाभी की कोई भी हेल्प नहीं की, लेकिन वह अपनी भाभी के मन में अपने अधीर भाई के लिए रिस्पेक्ट बढ़ाने का काम कर सकता है। अगले ही पल सक्षम ने अपना मुंह तोते की तरह खोलते हुए कहा, भाभी वह सक्षम भैया ने गुस्से में कार्तिक भाई को थप्पड़ मार दिया। सक्षम भैया को गुस्सा आ गया। कार्तिक भैया आपका ध्यान नहीं रख पाए, उनके होते हुए आपका किडनैप हो गया। सक्षम के ये बोलते ही विक्रम और अधीर के पैर कांपने लगे। उनकी आंखें अविश्वास से थोड़ी हो गई। वह कब सक्षम को देखते, कभी कुशा को जिसके चारों ओर की हवा एकदम ठंडी हो गई थी,
थोड़ी दूरी पर खड़े आर्मी ऑफिसर ने भी जब सक्षम की बात सुनी, उन लोगों ने भी मन ही मन अपना सिर पीट लिया। इतनी देर से बातें सुनने के बाद उन लोगों को भी समझ में आ गया था। उनकी बॉस और अधीर सर की शादी हो गई है, वह हस्बैंड वाइफ है। कुशा घूमकर अभी अभी को कुछ कहने ही वाली थी, अचानक कुशा की गुस्से की आग में घी डालने का काम अगले ही एक कोठे की लड़की ने कर दिया। एक लड़की दौड़ते हुए अधीर के पास आए। ऐसा क्या हो गया कि कुशा को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उस रेड लाइट एरिया की लड़की ने ऐसा क्या कर दिया? कुशा अधीर को कौन सी पनिशमेंट देगी? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। चैप्टर 21 कुशा का इग्नोर करना। कुशा ने जब सक्षम की बात सुनी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अधीर ने चाहे उसके साथ कैसा व्यवहार किया हो, लेकिन उसके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान उसके कार्तिक भाई को थप्पड़ कैसे मार सकता है? अभी गुस्से में कुशा अधीर की तरफ मुड़ी ही थी, अचानक उसकी आंखें गुस्से से इतनी लाल हो गई, ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त उसकी आंखों से खून बहने लगेगा। उसे की आंखों में लाल खून की धमनियों दिखने लगी थी। दरअसल जब के बॉडीगार्ड कोठे की लड़कियों को, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और सबरीना को ले जा रहे थे, जब तभी उनमें से जो स्टेज पर होस्ट कर रही थी, जो सबरीना के बाद इस रेड लाइट एरिया की सबसे खूबसूरत महिला थी, सारिका ने अधीर को देखकर सोचा, मैं इसको अपनी जाल में फंसाकर इसके साथ रात बिताकर मैं पुलिस से भी बच सकती हूँ। इन पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन की चापलूसी देखकर लग रहा है यह आदमी इस देश का सबसे बड़ा आदमी है। मैं इसकी रखेल भी बन गई। जेल में जिंदगी गुजारने से अच्छा इतने हैंडसम आदमी के साथ जिंदगी गुजारना है, तब आराम से मेरी जिंदगी बदल सकती है। ये सोचते हुए सारिका सबका ध्यान अपने ऊपर ना पाकर दौड़कर अधीर के पैरों में बैठ गई। अधीर के पैर पकड़ते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप कहेंगे तो मैं आपकी जिंदगी भर गुलाम बनकर आपकी सेवा कर सकती हूँ। सारिका के एक्सप्रेशन को बातों से सब लोग समझ गए थे, अधीर की कौन सी सेवा की बात कर रही है। फिर सारिका ने खुलकर बात करते हुए कहा, सर मैं जानती हूँ आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन इस रेड लाइट एरिया में भी मुझसे अच्छी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं किसी भी इंसान को अच्छे से सेटिस्फाइड कर सकती हूँ। मैं यह नहीं बोल रही आप मुझसे शादी करो, आप मुझे बस आपकी सेवा के लिए अपना गुलाम बनाकर रख लो। सर मुझे भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है। मैं भी एक इज्जतदार परिवार से थी, लेकिन मुझे भी जबरदस्ती इस जिंदगी को जीने के लिए मजबूर किया गया है। सारिका की बात सुनकर सबक पता चल गया था, सारिका अधीर से सरेआम झूठ बोल रही है। सबरीना ने अपनी मन में सोचा, ये झूठ क्यों बोल रही है, बस एक अमीर आदमी की रखैल बनने के लिए। दरअसल सारिका एक गरीब परिवार से आती थी, उसके माँ बाप जिंदा थे, तब तक वो छुपकर लड़कों के साथ सेक्स करके पैसे कमाती थी। उन पैसों से अपने लिए तरह तरह की महंगे कपड़े और मेकअप का सामान खरीदी थी। एक दिन सारिका ने अपने घर पर ही 2-3 लड़कों को बुलाकर उनके साथ सेक्स कर रही थी, तभी अचानक उसके माँ बाप घर पर आ गए। जब सारिका के माँ बाप ने उसकी यह हरकत देखी, उसके पिता को वही हार्ट अटैक आ गया। माँ को सारिका ने उन लड़कों के साथ मिलकर मार दिया। जब सारिका को लगा उसे पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है, वो काफ़ी घबरा गई। उन लड़कों को धमकी देने लगी, अगर तुम लोगों ने किसी को भी बताया अपनी माँ का मर्डर मैंने किया है, वो उनको भी साथ में फंसा देगी। तभी उन लड़कों में से एक लड़के ने सारिका को सजेस्ट किया था, उसे पुलिस से बचना है, उसे रेड लाइट एरिया में जाकर वहाँ काम करना चाहिए। उसे वैसे भी अच्छे खासे कमा लेगी, उसका सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगा। सारिका भी उनकी बात मानकर रेड लाइट एरिया में आ गई थी। तब उसकी मुलाकात सबरीना से हुई। सबरीना को भी सारिका अच्छी लगी। तब सबरीना भी इस दुनिया में पूरी तरह ढल चुकी थी। फिर सबरीना के काम में सारिका भी पूरी तरह से साथ देने लगी। ये सोचते हुए सबरीना चिल्लाते हुए बोली, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम ही अपनी माँ का मर्डर करके इस कोठे पर आई थी पुलिस से बचने के लिए। ये सुनकर सारिका गुस्से से सबरीना को घूरने लगी। इधर यह सुनकर अधीर को ऐसा लगा जैसे आज का दिन उसके लिए सबसे बेकार था। अधीर को अब अपने से ही घिन महसूस हो रही थी। उसने आज तक अपनी लाइफ में एक ही लड़की को छुआ था, वो उसकी वाइफ कुशा। उसे भी उसने कभी दिल से नहीं छुआ था। माना कि अब उसके दिल में कुशा के लिए कुछ फीलिंग थी, लेकिन वो उसे प्यार नहीं बोल सकता था। उसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती वही की थी, वो प्यार किसी और से करता था, लेकिन उसने अपनी फिजिकल लीड किसी और के साथ पूरी की थी।
जिस वजह से उसे अपने आप से घिन महसूस होती थी। लेकिन आज इस सारिका की हरकत से उसे ऐसा लग रहा था, उसके कर्म ही उसके पास वापस आ रहे हैं। उसे इतनी घिन महसूस हुई। उसने सारिका को लात मारकर यहाँ से दूर फेंकने की अपने अंदर एक तीव्र इच्छा महसूस की, लेकिन वो एक महिला के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं कर सकता था, चाहे वह महिला कितनी ही गिरी हुई क्यों ना हो। अभी अधीर ये सब सोच रहा था। अचानक उसे सारिका के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने अपनी गर्दन झुकाकर देखा तो पूछा सारिका की बाल पकड़कर उसे खड़ा करके उसके चेहरे पर लगातार चाइटें मार रही थी। उसने सारिका के चेहरे पर इतने चाटे मारे, कोई गिन भी नहीं पाया। लेकिन हमारा सक्षम सबसे अलग था। वह बोला भाभी अभी 49 चाइटें हुए हैं, भाभी कम से कम 50 चाइटें पूरे करो। इतनी सीरियस माहौल में सक्षम की बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर अचानक सब लोग हैरानी भरी नज़रों से सक्षम की तरफ देखने लगे। सक्षम ने मासूम सी शक्ल बनाकर सब की तरफ देखकर कहा वह मैंने चाटे गिने थे, अभी तक 49 ही हुए थे। मैं भाभी से बोल रहा था 50 पूरे कर दो। ये बोलकर वह मासूम सी शक्ल बनाकर सबको देखने लगा। इधर तभी एक जोरदार चाटे की आवाज़ के साथ सारिका की चीख भी उस हॉल में गूंज गई। सारिका का फर्श पर इस तरह फैली हुई पड़ी थी जैसे वह मर गई हो, लेकिन वह अभी भी बेहोश हुई थी। उसे इस तरह देखकर अधीर ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। के बॉडीगार्ड जल्दी से सारिका को वहां से ले गए। इतनी देर से धीरे धीरे काम कर रहे बॉडीगार्ड और आर्मी ऑफिसर की टीम ने इतनी स्पीड से काम किया, पलक झपकते ही सारा काम खत्म कर दिया, किसी की नज़र में भी नहीं आया। इतनी देर से इस हॉल में जो चहल पहल थी वो एकदम से सन्नाटे में बदल चुकी थी। कार्तिक, अधीर, विक्रम सदमे में खड़े थे। वही कुशा गुस्से से बस एक टक जमीन को घूर रही थी। कुशा ने सभी लोगों को इग्नोर करके वहां से रेड लाइट एरिया के बाहर की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे विक्रम और कार्तिक भी चले गए। कुशा सीधा जाकर विक्रम की कार में बैठ गई। उसके पीछे पीछे सक्षम और विक्रम और कार्तिक ने बैठकर, उसके बाद अधीर अपनी कार में बैठकर जोर से उदास नज़रों से कुशा को घूर रहा था, लेकिन कुशा ने अधीर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। फिर विक्रम को कार चलाने का इशारा किया था। विक्रम अपनी कार रेड लाइट एरिया से बाहर की ओर ले जाने लगा। इधर अधीर भी उनकी कार का पीछा करते हुए आने लगा। अधीर ने अपने मन ही मन कहा इसमें मेरी क्या गलती है, एक मैंने गुस्से में ज़्यादा मार दिया, दूसरा मुझे नहीं पता था वो लड़की इस तरह मेरे पैरों में गिरकर इतनी गंदी हरकतें करेगी। उस जैसी लड़की के साथ रात बिता इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ। यह वह क्यों नहीं समझ रही, मुझे ही गलत समझ रही है, बल्कि मेरी कोई गलती नहीं है। माना कि मैंने एक बार अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती की, इसका मतलब यह नहीं कि मैं बुरा इंसान हूँ। मेरी वाइफ होकर वो मुझे नहीं समझेगी, फिर कौन समझेगा। ये सोचते हुए थोड़ी देर में उनकी गाड़ियां पांचाल मैंशन के बाहर रुकती हैं। पांचाल मैंशन में सब लोग परेशान थे। बस कभी आरुषि और ईशा को छोड़कर आराम से शांति से सब घरवालों को परेशान होते हुए देख रहे थे, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन्हें भी नहीं पता था क्या कहना है। कुशा बिल्कुल ठीक है, उस जैसे मास्टर को कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वह लोग शांति से बैठी रही। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर सब लोग बाहर आ गए। कुशा को सही सलामत देखकर नीति जी ने दौड़कर कुशा को अपने गले से लगा लिया। उसके बाद सब लोगों कुशा को अंदर ले आए। उसे चिंता भरी नज़रों से देखने लगे। फिर कुशा नीति जी की गोद में सर रखकर आंखें बंद कर ली। फिर प्यार बोली, मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राघवेंद्र जी भी कुशा के सर के पास नीति जी के पास बैठते हुए कुशा सिर कर सहलाने लगे। सब लोगों ने कुशा को सही सलामत देखकर राहत की सांस ली। लेकिन बुआ जी मन ही मन कुशा को कोस रही थी, भगवान को भी बोल रही थी इस पर इतनी मेहरबानी क्योंकि इसे वहां पर मर जाना चाहिए था। फिर सब लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन इस टाइम में कुशा बिल्कुल ही अधीर को इग्नोर कर रही थी। वो सबसे बातें कर रही थी, लेकिन अधीर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। इधर अधीर और ज़्यादा उदास महसूस कर रहा था। विक्रम को छोड़कर कोई भी अधीर पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन विक्रम देख पा रहा था कुशा इग्नोर करने से अधीर को कितना फर्क पड़ रहा है। जो अभी पूरे दिन गुस्से में था वह अब उदास है। अंत में अधीर वहां से उठकर अपनी स्टडी रूम की ओर चला गया। लेकिन उन सब लोगों में से एक इंसान था जिसका पूरा ध्यान अधीर पर था।
अधीर उदास महसूस करते हुए स्टडी रूम में जाकर अपने ऑफिस का काम कंप्लीट करने के बारे में सोच ही रहा था। इतनी में उसके पीछे से ईशानी की आवाज़ आई। ईशानी बोली, मैं तो सोचती थी तुम बनी से प्यार करते हो, लेकिन इस बनी के हनी को किसी और से प्यार हो गया। वह अपनी वाइफ से प्यार करने लगा। ये सुनकर अजीब ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। वह मेरी वाइफ है, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह नहीं है मैं उससे प्यार करने लगा। ये सुनकर ईशानी अधीर के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, मैं यह नहीं बोल रही तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है तुम कुशा से प्यार नहीं करते। मैं बस इतना जानती हूँ, तुम्हारी वाइफ के इस तरह इग्नोर करने से फ़र्क पड़ रहा है। तुम चाहते हो तुम्हारी वाइफ जिस तरह औरों से बात करती है उसी तरह तुमसे भी बात करें। तुम चाहते हो हर टाइम तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ भी खुलकर बात करें, तुम्हें भी अपने एहसास बताएं। क्या मैं गलत हूँ? ये सुनकर अधीर ईशानी की आंखों में देखकर बोला, नहीं तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। इसका मतलब यह मैं उसे अपना मानता हूँ, अपना दोस्त मानता हूँ। तुम्हें नहीं पता मैंने उसके साथ बहुत कुछ गलत किया है। अब मैं उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसके प्रति केयर और जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम बस झूठे ही प्यार का नाम देकर मेरी बनी से मुझे दूर करने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर ईशानी अधीर को घूरते हुए बोली, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो मुझसे, वह तो तुम खुद ही सोचो। तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे। एक बार शांति से बैठकर कुशा के बारे में सोचा, शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए। ये बोलकर ईशानी वहां से चली गई। इधर अधीर भी सोच में पड़ गया, उसे कुशा किडनैप होने से इतना फर्क क्यों पड़ा, अब कुशा की इग्नोर करने से भी इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। ये ईशानी क्या बोल रही है? ये सब सोचते हुए अभी आपस स्टडी रूम में जाकर अपनी चेयर पर बैठकर सोचने लगते हैं। क्या ईशानी कह रही है या वह सही है, या फिर वह अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे के प्रति अपनी केयर दिखा रहा है। वह सही है, वह अपनी दोस्त मानता है। गुस्सा हो इसीलिए उसे फर्क पड़ रहा है। कुशा उसे इग्नोर कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी ईशानी उसे गलत समझ रही है। उसने सोच लिया था वह ईशानी को समझा देगा। वह बस कुशा को अपना मानता है, इसीलिए उसकी केयर करता है। चैप्टर 22 मुझसे दोस्ती करोगी। जब कुशा अधीर को इग्नोर कर रही थी, उससे ये ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुआ। वहाँ से स्टडी रूम की ओर चला गया। जैसे ही अधीर दरवाज़ा बंद करने वाला था, तभी वहाँ ईशानी आ गई। फिर अधीर से बोली, बनी के हनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर अधीर अपनी एक भौहें उठाकर ईशानी की तरफ देखता है। ईशानी अपने दांत दिखाते हुए स्टडी रूम के अंदर एंटर कर चुकी थी। फिर ईशानी जाकर अधीर के स्टडी टेबल उसके पास रखी चेयर पर बैठते हुए अधीर गौर से देखने लगी। अधीर भी जाकर अपनी स्टडी चेयर पर बैठ गया। ईशानी को घूरने लगा। ईशानी गौर से अधीर के हाव भाव देखते हुए बोली, हनी के बनी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे सच सच बताओगे? ये सुनकर अधीर ईशानी की तरफ देखकर बोला, मैंने तुमसे आज तक कुछ झूठ बोला है? कुछ छुपाया पाया है क्या, जो मैं आज छुपा लूँगा? तुम पूछ सकती हो। ये सुनकर ईशानी उसकी की तरफ देखकर बोली, क्या तुम्हें अपनी वाइफ कुशा से प्यार हो गया है क्या? तुम अपनी बनी को भूल चुके हो? ये सुनकर अधीर की भौहें सिकुड़ गई। वो घूर ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, यह क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती हो मैं बचपन से ही बनी से प्यार करता हूँ। ये सुनकर ईशानी अधीर को घूरते हुए बोली, फिर तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कुशा के इस तरह इग्नोर करने से इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तुम वहाँ ज़्यादा देर रुके भी नहीं हुआ, वहाँ से स्टडी रूम में चले आए, जिसे तुम्हें कुशा का इग्नोर करने का बुरा ना लगे। ये सुनकर अधीर नज़रें चुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर ईशानी बोली, तुम झूठ किससे बोल रहे हो? तुम जानते हो इस दुनिया में मैं बनी तुम्हें अच्छे से जानती है। तुम्हारी मोम डैड भी इतनी अच्छे से नहीं जानते जितना हम दोनों तुम्हें जानते हैं। ये सुनकर अधीर ईशानी की आंखों में देखकर बोला, हाँ मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे उसकी चिंता भी है, मैं उसकी केयर भी करता हूँ, उसकी हर चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ता है।
जब उसके किडनैप होने के बारे में सुना था, मेरा कलेजा फटकर बाहर आने को था। मेरे दिल में बहुत तेज दर्द हुआ था। फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था, तब वहां पर कार्तिक के मुंह से पूरी बात सुनने के बाद मेरा दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए था। उसकी किडनैपिंग होने की खबर सुनने के बाद जितने टाइम तक मैं उससे दूर रहा, उसे सही सलामत नहीं देख लिया। उस टाइम के बीच पता नहीं कितनी बार मेरा दिल टूटा है। उस टाइम कितनी बार मैंने अपने दिल के दर्द में महसूस किया है। मेरे अंदर एक अजीब सा डर लग रहा था, जैसे मैं अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को ना खो दूं। अब मुझे नहीं पता ये प्यार है या नहीं, मुझे इतना पता है मैं अपनी बनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। अब कुशा के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं बस अपनी बनी से प्यार करता हूँ। ये सुनकर ईशानी बोली, तुम्हें उसकी हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है, उसे खोने से भी डरते हो, तुम्हारे दिल में उसे दर्द में देखकर दर्द होता है। फिर मुझे ये बताओ, तुम ये क्यों बोल रहे हो, तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ है? ये सुनकर अधीर बोला, तुम नहीं समझोगी, मैंने उसके साथ बहुत कुछ गलत किया है, जिसका गिल्ट मुझे है। दूसरा, वो मेरी वाइफ है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी भी हर चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ मैं तुमसे वो वाला प्यार करता हूँ जो एक हस्बैंड वाइफ या प्रेमी प्रेमिका के बीच होता है। ये सुनकर ईशानी अपनी चेयर पर से खड़ी होकर स्टडी रूम से बाहर जाते हुए बोली, तुम मानो ना मानो लेकिन तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है, तुम कुशा एक जिम्मेदारी और वाइफ से कुछ ज़्यादा ही मानते हो। शायद तुम कुशा से प्यार करते हो, मुझे इतना भी यकीन है। तुम बनी से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी दुविधा मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, बस तुम्हें खुद ही समझना होगा। वैसे इन सब चीज़ों के बारे में सोचो, तुम्हारे सवालों के जवाब शायद तुम्हें भी मिल जाए। फिर अपने रिश्ते को टाइम देकर देखो, अगर प्यार है इस शादी को आगे तक निभाओ, अगर प्यार नहीं है तब फिर उस बेचारी को डिवोर्स देकर अपनी ज़िंदगी जीने का मौका दो। इस तरह बंधन में बांधकर तुम उस बेचारी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब तुम्हें भी बनी मिल जाएगी, शायद तुम उसे छोड़ दोगे। अगर इन दिनों में उसे तुमसे प्यार हो गया, क्या उसे तकलीफ नहीं होगी? तुम ही बनी के साथ देखकर तुम्हें तुम्हारा प्यार बनी मिल जाएगी, लेकिन उस बेचारी का दिल टूट जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे बस ये कहना चाहती हूँ, कुछ भी करने से पहले कन्फर्म कर लो तुम उससे प्यार करते हो। फिर बनी से शायद हो सकता है तुम बनी से बस एक दोस्त के नाते प्यार करते हो। हम लोग बचपन में मिले थे, उस टाइम हम मैच्योर नहीं थे, फिर हम बनी से अलग हो गए। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम बनी से प्यार करती हो, वो बनी से तुम्हारी दूरी का एक एहसास है जिसे तुमने प्यार समझ लिया हो। अब तुम्हें खुद डिसाइड करना है तुम किससे प्यार करते हो। अगर तुम कुशा से भी प्यार करते हो, मुझे यकीन है बनी को जब ये सब पता चलेगा, वो तुम्हें पाने जगह तुम्हारी खुशी चुनेगी। तुम्हें और कुशा को साथ देखकर वह मुझसे भी ज़्यादा खुश होगी। तुम्हें ये भी नहीं पता बनी तुमसे प्यार करती भी है या नहीं, क्या पता बनी का कोई और बॉयफ्रेंड या हस्बैंड हो, उसे किसी और से प्यार हो गया हो। हमें मिले हुए कितने साल हो गए हैं, वो बचपन में कितनी छोटी थी, उसे प्यार करता ही समझ में आएगा। शायद वो किसी और से प्यार करने लगी हो। राधिका, जिसे दिल ही टूट गया, उसे अपने दिल में ऐसा दर्द महसूस हुआ जब से वह जिंदा लाश बन गया हो, लेकिन जल्दी ही खुद को संभालते हुए अधीर ने सोचा, ईशानी क्या बोल रही है। ईशानी वहां से चुपचाप स्टडी के बाहर चली गई। ईशानी के मन में भी यही दुविधा थी, अधीर सच में किससे प्यार करता है। ईशानी ने बनी और कुशा दोनों के लिए ही अधीर की आंखों में प्यार देखा था। चाहे अधीर एक्सेप्ट करना चाहे या ना करना चाहे, अब वो यह नहीं जानती थी अधीर सच में किससे प्यार करता है। अधीर का किससे बस इमोशन का रिश्ता है, फिर अट्रैक्शन है। ये सब सोचते हुए ईशानी वहां से अपने रूम की तरफ जा रही थी। थोड़ी दूरी पर खड़ा एक इंसान गुस्से से ईशानी को घूर रहा था। फिर वो स्टडी रूम को घूरते हुए खुद से बोला, सक्षम, ईशानी ने तुमसे प्यार का इजहार किया था, फिर वो अधीर भाई और भाभी के बीच क्यों आ रही है? ये बार बार इन दोनों को अलग करने की कोशिश क्यों कर रही है?
क्या ईशानी मैं को अधीर भाई से प्यार हो गया है? ये सब सोचते हुए इस सक्षम को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह गुस्से से दूर कर ईशानी को तरफ देखते हुए बोला, कुछ भी हो जाए मैं अधीर भाई और कुशा भाभी को आपको अलग नहीं करने दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े। मैंने अधीर भाई को आज लाइफ में पहली बार खुश देखा है, भले ही वो कुशा भाभी से ही खुश क्यों ना हो, वरना हमेशा मैं उन्हें बिना किसी भाव के देखा है। मुझे ज़्यादा तो इमोशन समझ में नहीं आती, लेकिन इतना समझ में आता है, अधीर भाई के लिए कुशा भाभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। मैं उन्हें कभी भी अलग नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे सब लोगों के खिलाफ जाकर ईशानी मैम से शादी ही क्यों न करनी पड़े। इधर थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग रूम में चले जाते हैं। अब डिनर का टाइम हो गया था। इधर बुआ जी ने कुशा की तरफ देखते हुए डोंट मारते हुए बोली, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं ना? मुझे कह तो गलत कामों के लिए ही बदनाम है, वहां पर तो औरत की इज्जत बचना नामुमकिन होता है। ये सुनकर कुशा ने गुस्से से भरी आंखों से सुलक्षणा बुआ जी को देखा। बुआ जी अंदर तक काम गई, लेकिन उन्होंने ऐसे शो किया, उसने कुशा की तरफ देखा ही नहीं, फिर चुपचाप अपना खाना खाने लगी। सब लोगों को सुलक्षणा बुआ जी बात सुनकर उन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अधीर को इतना गुस्सा आया, वो अपनी चेयर से खड़ा होकर सुलक्षणा बुआ जी के पास जाकर कुछ बोलने ही वाला था। अचानक उसे अपने हाथ पर एक हाथ महसूस हुआ, जिसे महसूस कर वह अपने हाथ की तरफ देखता है। उसके हाथ पर कुशा का हाथ था। वो उसकी तरफ देखकर अपनी पलकें झपकाए रही थी, जैसे बोल रही हो उसे बुआ जी के शब्दों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर अधीर भी शांत हो गया। सब लोगों ने सुलक्षणा बुआ जी को इग्नोर किया, अपना डिनर करने लगे। इधर सुलक्षणा बुआ जी ने भी कुशा के डर से चुपचाप अपना डिनर किया, अपने रूम में चले गए। इधर कवि आज विक्रम के साथ सोने वाली थी। अधीर और कुशा के रूम में अधीर और कुशे दोनों अकेले सोने वाले थे। अधीर और कुशा पर रूम, कुशा रूम में आते ही इधर उधर देखने लगी। वो आजकल कंफर्टेबल फील कर रही थी, भले ही वो 2 दिन इस रूम में अकेले रहे हो। तब एक पैरालाइज इंसान थी, लेकिन आज वह होशो हवास में रूम में थी। अधीर का व्यवहार भी उसके प्रति बदल गया था। आज सब कुछ उल्टा। कुशा अधीर से गुस्सा थी। कुशा टॉवल लेकर फ्रेश होने चली जाती है। इधर अधीर रूम में इधर उधर चक्कर लगाते हुए सोचने लगता है, वो कुशा से कैसे बात करें, कार्तिक को थप्पड़ मारने के लिए माफ़ी कैसे मांगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह कुशा से अपना रिश्ता कैसे बेहतर करें। अभी वो कुशा से दोस्ती करके उससे अपने और कुशा के बीच के रिश्ते बारे में सोचना चाहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था। जब ईशानी ने उसे ये कहा बनी उसे छोड़ देगी, तब भी उसे दिल में दर्द हुआ था। बनी किसी और से प्यार करती होगी, तब भी क्या तुम बनी के साथ रह पाओगे? ये सुनकर अधीर का दिल एक बार दिल टूट गया था। जब उसने कुशा को डिवोर्स देने के बारे में कहा था, तब भी उसका दिल टूट गया था। अभी अधीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बनी से प्यार करता है या कुशा से। वो इसी कंफ्यूजन में इधर उधर घूम रहा था। उसने सोच लिया था वो कुशा से दोस्ती करके टाइम स्पेंड करके उसे पता चल जाएगा वह सच्चा प्यार किससे करता है, वो किससे दोस्त की तरह प्यार करता है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला, कुशा बाहर आए, जिसे देखते ही अधीर टॉवल लेकर फ्रेश होने चला गया। आज कुशा को अधीर का बिहेवियर अजीब लग रहा था। रेड लाइट एरिया से वापस आने के बाद वो उतरे हुए चेहरे के साथ स्टडी रूम में गया था। उसके बाद से ही वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और किसी सोच में लग रहा था। कुशा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अधीर को क्या हुआ है। अभी कुशा इस बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर बाद अधीर फ्रेश होकर बाहर आया। कुशा मॉइस्चराइजर लगाते हुए अपने आप को मिरर में देखते हुए कुछ सोच रही थी। अचानक उसे अपने पीछे से एक बार सुनाई दी। अधीर बोला, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अधीर जी झिझकते हुए आगे बोला, मैं यह नहीं बोल रहा, मैं शादी को एक मौका देना चाहता हूँ। मैं बस हम दोनों के रिश्ते में सुधार चाहता हूँ। हम दोनों को एक दूसरे से नफरत थी, लेकिन मैं अब इस नफरत को हमारे बीच से हटाना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ इस नफरत की वजह मैं ही हूँ, लेकिन मैं ही अब इस नफरत को दोस्ती से मिटाना चाहता हूँ।